गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, राइट। सो बेसिकली बीसीके में जो हमारा लास्ट चैप्टर था वो अपने अंतिम चरण पे है। लास्ट कुछ आपके टॉपिक्स रहते हैं। हमारा मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी हो चुका है, हमारा फाइनेंस और स्टॉक वाला हो चुका है, और आज हमको शुरू करना है क्या सर? बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज। हमने प्रीवियस क्लास में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की थी, मेरे को बहुत मजा आया था क्योंकि आपने सारे आंसर सही दिए थे। तो आज हम शुरू करेंगे बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, और ये बैंकिंग टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा कल तक अलॉन्ग विद द एमसीक्यूज। कल की क्लास में हम एमसीक्यूज कर रहे होंगे, यस सर यस कर रहे होंगे, ठीक है। तो फटाफट से आ जाओ, शुरू करेंगे ऐसे। सबसे पहली टर्म जो आपको दिख रही है, इट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। अरे 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 अरे, एक्सेप्ट करना इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। हाँ जी, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? हमें ये बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ठीक है। जो बैंकर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट कहाँ पे है सर? आपका अकाउंट है एसबीआई बैंक में, ठीक है। तो अगर जो एसबीआई बैंक के ऑफिशियल्स हैं, जो बैंकर्स हैं, हाँ, अगर वो किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं, सर जैसे आपने लोन लिया है या कुछ भी है, वो किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं सर? उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट और नॉट? अरे हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है। तो एक्सेप्टेंस का सिंपल सा मतलब है बैंकर्स की एक्सेप्टेंस। बैंकर अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे, सर किसी भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो क्या कर रहा है, वो साइन कर रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम एक्सेप्टेंस बोल देते हैं। सही में? हाँ सर, इतना ही आसान है। वही तो देखो, एक्सेप्टेंस विच इज ऑल्सो नोन एज बैंकर्स एक्सेप्टेंस इज अ साइंड इंस्ट्रूमेंट। सर साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ हाँ जो लिखा हुआ है वो सब कुछ सही है, हाँ जी वो सब कुछ सही है। दैट इंडिकेट्स द अप्रूवल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। बात तो सही है। अगर आप अपने बैंक के साथ, मान लो आपकी कंपनी है, हाँ, आपके कंपनी और आपके बैंकर के बीच में अगर कोई भी अग्रीमेंट हो रहा है, सर लोन लेना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी करना है, हाँ जी यस और नो, ठीक है। तो जो भी आपके बैंकर और आपके बीच में अग्रीमेंट हो रहा है और बैंकर उस पर साइन कर रहा है, उसको अप्रूवल कर रहा है, उसकी अप्रूवल दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंकर्स एक्सेप्टेंस, हाँ जी, ऑफ एनी अग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द बैंकर। बिल्कुल, इट्स अ वेरी वाइड टर्म। हाँ जी सर, एक्सेप्टेंस जो है ना वो बहुत वाइड टर्म है। सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स वाइड टर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा कि सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, हाँ जी, जो हमारा ड्रॉई होता है वो एक्सेप्टेंस देता है, हाँ। तो बैंकर भी कई बार ड्रॉई बनता है, लेकिन हमको उस रास्ते जाना नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। सर हमें इतना ही पढ़ना है कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे अप्रूवल दे दिया, हाँ बस बात खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? एक्सेप्टिंग हाउस। एक्सेप्टिंग हाउस का मतलब क्या है? कि भाई जो एक्सेप्टेंस दे रहा है वो उसका एक्सेप्टिंग हाउस है। मतलब सर जो आपकी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सर बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? जो बैंकिंग कंपनीज हैं, एसबीआई या आपका येस बैंक, वेस्ट बैंक, जो भी एचडीएफसी बैंक, सर ये क्या है? आपके एक्सेप्टिंग हाउस है। जो एक्सेप्टेंस दे रही है वो एक्सेप्टिंग हाउस हो गया। देखो, एन एक्सेप्टिंग हाउस इज अ बैंकिंग और फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही, दैट स्पेशलाइजेस इन द सर्विस ऑफ एक्सेप्टेंस। वाह सर, जो एक्सेप्टेंस देने में माहिर है। एंड गारंटी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब गारंटी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होगा? जैसे मैंने आपको बोला कि सर इसके टर्म्स काफी बड़े होते हैं, लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, बस उतना ही बहुत होगा। मान लो ये आपकी कंपनी है, ठीक है सर, ये आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का नाम है अभियुक्त। हाँ जी, आपने क्या करा है सर? आपने कहीं से सामान लिया, ठीक है। आपके ये कौन है सर? आपने कहीं से सामान लिया, ये आपका वेंडर है, ओके। कितने का सामान लिया आपने? मान लेते हैं 10 करोड़ का सामान लिया है, 10 सीआर का सामान लिया। ओहो हो, 10 सीआर का सामान लिया, अच्छा ठीक है। अब आपके पास अभी पैसे नहीं है, अभी पैसे नहीं है, हाँ जी अभी पैसे नहीं है। तो आप बेसिकली अपने बैंक को बोलते हो, सर आपके जो बैंकर होते हैं, यस सर, जैसे कि आपका एसबीआई बैंक हो गया, ऑल राइट। अब देखो, आपको पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? आपको पता है प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? एवरीबॉडी यस और नो? पता है ना आपको कि सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? कि मान लो कि भाई आपके पास अभी 10 करोड़ नहीं है, आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे एक्सेप्टेंस देना चाहते हो। अभियुक्त जो है वो तैयार है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे एक्सेप्टेंस देने के लिए, लेकिन ये वेंडर क्या बोलता है? वेंडर बोलता है अरे तुझ पे भरोसा नहीं है मेरे को, हाँ तू भाग भूग गया तो, हाँ भाई तू बहुत दूर रहता है, तू दिल्ली में रहता है, मैं मुंबई में हूं, तेरे को मैं कहां पकड़ूंगा? बिल्कुल सही। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि लेट्स से वेंडर ने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, वेंडर ने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया। सर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली में कौन गारंटी दे रहा है इसकी? बैंकर।
सर बैंकर गारंटी देता है कि सुनो टेंशन मत लो, अपना ही बंदा है, इसका अकाउंट मेरे पास है, अकाउंट में बहुत पैसे हैं, आपको पैसे मिल जाएंगे। ये मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। सर सिंपल सी बात क्या बोल रहा है, कह रहा है एन एक्सेप्टिंग हाउस इज अ बैंकिंग और फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पेशलाइजेस इन द सर्विस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड गारंटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजेस इन टू प्रोमिनेंट फंक्शन। सर जो हमारा एक्सेप्टिंग हाउस होता है, मैं एक बात बताऊं, एक्सेप्टिंग हाउस कुछ नहीं है, आपका बैंक ही होता है। सर जो आपके बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसी को एक्सेप्टिंग हाउस बोलते हैं। इनके दो प्रोमिनेंट फंक्शन होते हैं। सर कौन से, एक तो होता है फैसिलिटेटिंग द डिफरेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मुझे बताओ बेटा, क्या हमारा यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है? हाँ सर, मान लो आप एक प्रॉमिसरी नोट दे रहे हो, हाँ जी, अब प्रॉमिसरी नोट पे सर आपके साथ साथ बैंकर भी गारंटी दे रहा है कि टेंशन मत लो, आपको पैसे मिल जाएंगे। सर क्या ये आपका हाँ जी सर एक प्रॉमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, तो क्या बोला उसने कि भाई ये जो हमारा एक्सेप्टिंग हाउस है इट फैसिलिटेट्स डिफरेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको फैसिलिटेट करता है, हाँ जी, ये सुनो, कि वो प्रॉपरली वर्क करें। एंड मर्चेंट बैंकिंग। अब ये मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है बेटा? प्रॉब्लम ना यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, एक एक वर्ड लिख के छोड़ दिया और उस वर्ड में बेटा पूरा समंदर है वो वर्ड मतलब क्या कहानियां है ना उसकी, मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन सुनो, मर्चेंट बैंकिंग का मतलब क्या होता है? आपने इन्वेस्टमेंट बैंक का नाम सुना? आपने शायद कोई मूवी देखी हो, अरे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऋतिक रोशन, हाँ जी, जहां पे काम करता था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। हाँ सर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का नाम सुना होगा बेटा आपने। जो बड़े बड़े बैंक होते हैं, जैसे कि सर जैसे कि आपका जेपी मॉर्गन का आपने नाम सुना हो, है ना सर, जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ा बैंक है, ये ऐसे बहुत सारे बैंक हैं, बार्कलेस वगैरह हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े बैंक होते हैं। सर मर्चेंट बैंकिंग का मतलब यही होता है कि सर जब आप जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े कंपनीज के साथ डील कर रहे हो, आप रिटेल बैंकिंग नहीं कर रहे हो, आप छोटे मोटे हमारे जैसे लोगों के साथ नहीं इंटरेक्ट कर रहे हो, हाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस, बड़े बड़े पैसों की बात हो रही है कि भाई तुमको क्या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तुमको मर्जर एक्विजिशन में हेल्प करते हैं। तो मर्चेंट बैंकिंग का मतलब होता है सर जो बेसिकली आपको बहुत सारी सर्विसेज देते हैं और बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस को देते हैं। बात समझ आई? ये सुनो, बस यही लिखा है, हाँ जी यही लिखा है, बस में। तो एक्सेप्टिंग हाउस आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सेप्टिंग हाउस कौन होता है? बैंकिंग और फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन। सर किसमें स्पेशलाइजेशन होती है उसकी? दो चीजों में। क्या? एक तो एक्सेप्टेंस देने में, अच्छा, और दूसरा गारंटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि सर इनके दो फंक्शंस और भी होते हैं। सर दो फंक्शंस कौन से होते हैं? एक तो फैसिलिटेटिंग द डिफरेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और मर्चेंट बैंकिंग। बस इतना आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, उससे आप रिलेट कर पाओगे, हाँ कर पाओगे। ऑल राइट। अरे स्मृति बेटा, आरबीआई कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ जी ठीक है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अकाउंट बैलेंस, अब ये तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा सर क्या मुझे पढ़ाना पड़ेगा? हाँ, कि अकाउंट बैलेंस का मतलब क्या होता है? अकाउंट बैलेंस का मतलब होता है कि सर आपके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अकाउंट बैलेंस। हाँ, कह रहे द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर बैंक अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है सर, उसको हम क्या बोल देते हैं? अकाउंट बैलेंस। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। क्या बोला देखो, सर द नेट अमाउंट ऑल्सो टर्म्ड एज अकाउंट बैलेंस, कि डेबिट की कुछ ट्रांजेक्शन आ रही होती है, क्रेडिट की कुछ ट्रांजेक्शन आ रही होती है, और एंड में क्या लिखा होता है? बैलेंस। कि भाई आपके अकाउंट में थे 1 लाख रुपए, उसमें से 99,000 तो आपने खर्च ही कर दिए, बचा कितना? 1,000 रुपए वो 1,000 रुपए आपका अकाउंट बैलेंस है। हाँ जी सर, 1,000 रुपए आपका अकाउंट बैलेंस है। अच्छा ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट, क्या मुझे ये पढ़ाने की जरूरत है? सर इंटरेस्ट जो आप अर्न कर चुके हो लेकिन आपको मिला नहीं है, इंटरेस्ट जो आप अर्न कर चुके हो लेकिन अभी उसका पैसा मिला नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये सुनो, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो टर्म्ड एज इंटरेस्ट रिसीवेबल। एक्रूड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट, सर एक्रूड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन एन इन्वेस्टमेंट। आपने कोई एफडी कर रखी है, हाँ कुछ भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसपे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अच्छा सर, लेकिन अभी आपको मिला नहीं है, एक्रू हो चुका है। मान लेते हैं कि 31 मार्च को आपने देखा, यस मिल जाना चाहिए था लेकिन अभी नहीं मिला, मान लो 2 दिन बाद मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एक्रूड इंटरेस्ट। हाँ जी बिल्कुल, बट इज नॉट येट पेड। ऑफन एक्रूड इंटरेस्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंटरेस्ट रिसीवेबल। इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि एक्रूड इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रिसीवेबल। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। सम बैंकिंग बुक्स प्रेफर टू कॉल इट एज इंटरेस्ट दैट इज अर्नड बट नॉट येट पेड। हाँ जी, कि जो इंटरेस्ट आपका अर्न हो चुका है, ड्यू हो चुका है, लेकिन आपने अभी तक आपको मिला नहीं है, यह सिंपल सी बात। हाँ जी, उसके बाद है एडमिनिस्टर्ड रेट, वेरी आसान।
सर एडमिनिस्टर्ड रेट का मतलब अभी आपके लिए क्या है, आपके लिए ये है वो रेट जो चेंज हो सकते हैं सर, जो चेंज हो सकते हैं, हाँ जी चेंज हो सकते हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई एडमिनिस्टर्ड रेट्स आर द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट विच कैन बी चेंज्ड कॉन्ट्रैक्चुअली बाय द लेंडर। मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं बैंकर हूं और आपने मुझसे लोन लिया, तो हमारे बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है सर, हमारे बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, तो आपने जो लोन मुझसे लिया है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो मैं चेंज कर सकता हूं सर, क्या वो चेंज होता रहता है, हाँ जी फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट है, एक तरीके से वो क्या है सर, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट है, तो वो चेंज होता रहता है, हाँ जी वो चेंज होता रहता है, उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्टर्ड। एक होता है जो फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, उसकी यहाँ पे बात नहीं हो रही है सर, हम किसकी बात कर रहे हैं, विच कैन बी चेंज कॉन्ट्रैक्चुअली, हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हुआ था, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट का, कि भाई अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपका भी बढ़ेगा, कम होगा तो आपका भी कम होगा। अच्छा ठीक है, इन सम केसेस दीज रेट्स कैन ऑल्सो बी चेंज बाय द डिपॉजिटर एंड ऑल्सो द पे। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है कि भाई ये इंटरेस्ट रेट कभी कभी डिपॉजिटर और पे भी चेंज करवा सकते हैं नेगोशिएशन करके, कि भाई वो वाला बैंक तो इतना इंटरेस्ट रेट दे रहा है, यार तुम इतना इंटरेस्ट रेट ले रहे हो, ये तो गलत बात है, कम करो, फलाना डिंगाना, हाँ जी, तो नेगोशिएशन करके हम उसको चेंज करवा सकते हैं। ऐसा कभी कभी होता होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होता, ठीक है। इन सम केसेस दिस रेट्स कैन बी चेंज बाय डिपॉजिटर और पे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि रेट्स विच कैन बी चेंज्ड कॉन्ट्रैक्चुअली, उसको हमने क्या बोला, एडमिनिस्टर्ड रेट्स, हाँ जी बस इतनी सी आपको बात पता होनी चाहिए। सर एडीआर, मुझे बताओ बेटा, क्या आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है? आई गेस आपने एडीआर जीडीआर इन सब के बारे में पढ़ा होगा, अरे पढ़ा या नहीं पढ़ा? जरा देखते हैं 11th-12th में क्या ज्ञान लेकर आए हो आप, जरा मुझे समझाना बेटा कि एडीआर क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, एडीआर, एनीबडी? यार कोई तो समझाओ, 11th में ना, हाँ 11th में था, बीएसटी में, करेक्ट। समझाओ बेटा, मुझे समझाओ क्या होता है एडीआर, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ा है लेकिन याद नहीं है, ओहो बेटा 2 ही साल हुए अभी तो याद नहीं है, हाँ सर मैं तो एक दिन पहले पढ़ के गई थी, ओहो टाप कर आए हो, अच्छी बात है, किसी को याद नहीं है, वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सर ये है इंडियन कंपनीज जो इंडिया में लिस्टेड है, इंडियन कंपनीज जो इंडिया में लिस्टेड है, हाँ इंडिया में तो वो बीएसई में एनएसई में लिस्टेड है। अच्छा ठीक है सर, बीएसई में एनएसई में लिस्टेड है। अब मान लो सर, मान लेते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, किसी ने आंसर दिया है, जब किसी इंडिया को अमेरिकन का कंपनी के शेयर चाहिए होते हैं तो खरीद, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सुनो मेरी बात ध्यान से, इंडियन कंपनी ने क्या करा है सर, इंडिया की पब्लिक से तो पैसा लिया हुआ है, सुनो मेरी बात ध्यान से, इंडियन कंपनीज ने, रिलायंस वगैरह ने इंडिया के सर पब्लिक से पैसा लिया है। अब इसको क्या करना है, इसको बेटा फॉरेन, जो फॉरेन पब्लिक है, हाँ उनसे भी पैसा लेना है। ओ फॉरेन में भी तो हमारे लोग बैठे हैं ना सर, हमारे लोग पूरी दुनिया में बैठे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये कंपनी कह रही है यार सिर्फ इंडिया वाले लोगों का क्यों फायदा हो। आपको पता है कि भाई अगर मैं कल को शेयर्स अपने इशू कर देता हूं, अच्छा तो जिसके पास मेरे कंपनी के शेयर्स होंगे वो बहुत फायदे में रहेगा, उसको बहुत डिविडेंड मिलेगा, हाँ बहुत सारा डिविडेंड मिलेगा। अच्छा ठीक है, कैपिटल यील्ड भी मिलेगा, यस सर यस। तो सिर्फ इंडिया वाले लोगों को फायदा क्यों हो, हमारे दोस्त जो बाहर बैठे हैं, जो बाहर है अमेरिका में, उनको फायदा होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि मेरे शेयर्स अमेरिका में भी ट्रेड हो। अच्छा मैं क्या चाहता हूं कि मेरे शेयर्स अमेरिका में भी ट्रेड हो, यस सर यूएसए में ट्रेड हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता सर। अमेरिका में जो स्टॉक एक्सचेंज है, यस सर यस ठीक है, वहां पे आप अपने डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स जो है वो लिस्ट नहीं करा सकते। अच्छा तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि बीच में आपके आते हैं डिपॉजिटरी। सर कौन आ जाते हैं, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी एक तरीके से आपके बैंक्स होते हैं। अब मान के चलो कि डिपॉजिटरी कौन होते हैं सर, आपके बैंक्स होते हैं, हाँ जी आपके बैंक्स होते हैं। अच्छा ठीक है, एक तरीके से आपके बैंक होते हैं। अब होता क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अब होता ये है बेटा कि आप अपने शेयर्स किसको देते हो सर, आप अपने शेयर्स देते हो डिपॉजिटरीज को। आप अपने शेयर्स किसको दोगे सर, डिपॉजिटरीज को, हाँ जी। और डिपॉजिटरीज क्या करते हैं सर, उसकी रिसीट्स निकालते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने उसको बोला अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, यस और नो। तो वो क्या करते हैं सर, उन शेयर्स के बदले क्या निकालेंगे, एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ओ जो आपके यूएस मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। अच्छा क्या हो सकते हैं, यूएस मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। तो यहां पे हुआ क्या, अरे सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पे हुआ क्या, इंडियन कंपनी के शेयर्स, अच्छा मान लेते हैं
कि भाई किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं, अब मैंने डिपॉजिटरी के पास क्या करा सर 10 शेयर्स, एग्जाम्पल है 10 शेयर्स क्या कर दिए सर डिपॉजिटरी के पास दिए, डिपॉजिटरी को मैंने अपने 10 शेयर्स दिए, अच्छा ठीक है सर। अब क्या होता है 10 शेयर्स के बदले उसने निकाला 1 एडीआर। अब ये डिसाइड कैसे होता है बेटा, इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। तो डिपॉजिटरी ने क्या किया कि भाई तुम्हारे 10 शेयर्स के बदले हम अपना एक एडीआर निकालेंगे विच इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, और ये आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो लोग जो यूएस मार्केट, जो यूएस के लोग हैं, हाँ जी, वो आपके कंपनी के एडीआर परचेज करेंगे, हाँ, तो आपके पास पैसा आएगा, हाँ, बैंक आपको पैसे देगा। ओ, तो इस तरीके से काम करता है सर, इस तरीके से काम करता है। हाँ, ज्यादा घुसना नहीं है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। देखो एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, अब पक्का समझ में आएगा। देखो कह रहे हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स ऑल्सो नोन एज एडीआर, ओहो, आर डिपॉजिटरी रिसीट्स, जो कौन इशू कर रहा है, बैंक, विच आर इक्वल टू, देखो अब रिलेट करोगे आप सर, विच आर इक्वल टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी। इसका मतलब जैसे मैंने यहां पे क्या बोला कि आपने डिपॉजिटरीज को 10 शेयर दिए, उसके बदले एक एडीआर, तो क्या लिखा, कह रहे विच आर इक्वल टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट हैव बीन इशूड इन अ फॉरेन कंट्री, और यहां पे फॉरेन कंट्री कौन है, अमेरिका, अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स आर ट्रेडेड ओनली इन द यूएसए, सिर्फ अमेरिका की बात हो रही है तो सर अमेरिका में ही तो ट्रेड होगा, हाँ। सिमिलर मैकेनिज्म एग्जिस्ट फॉर अदर कंट्रीज, जैसे आपने सुना होगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, हाँ। तो बात ये है, सिंपल मोटा मोटा कहानी इसकी है कि अगर आप चाहते हो कि आपके कंपनी के शेयर्स, हाँ जी, या आप अपने शेयर्स के अगेंस्ट में बाहर पैसे रेस करो, बाहर भी आपके शेयर्स की ट्रेडिंग हो, तो ये उसका मैकेनिज्म होता है कि जो बाहर के कंट्रीज के डिपॉजिटर्स होते हैं, एक तरीके से वो बैंक्स होते हैं, आप उनको अपने कंपनी के शेयर्स देते हो। अच्छा सर क्या देते हो, अपने कंपनी के शेयर्स देते हो, और वो शेयर्स के बदले क्या करते हैं, मार्केट में डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करते हैं, जो आपके मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, हाँ। तो जब वो क्या होगा सर, जब वो डिपॉजिटरी रिसीट बिकेंगे, जब पब्लिक उस डिपॉजिटरी रिसीट को परचेज करेगी, तो भाई पैसा मिलेगा, और वो पैसा डिपॉजिटरी से आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा। मोटा मोटा यही होता है। आई थिंक मैंने आपको ज्यादा ही समझा दिया, इसमें तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। विधि आप कह सकते हो बेटा, अभी के लिए मान के चलो कि डिपॉजिटरी मेनली आपका जो बैंक्स है वो डिपॉजिटरी का काम करते हैं, हाँ जी करते हैं। राइट एवरीबडी, मुझे फटाफट से बताओ क्लियर है क्या, हाँ जी। एक बार दोबारा रीड कर लो सर, एडीआर्स आर डिपॉजिटरी रिसीट्स विच आर इक्वल टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स। सर ऐसा नहीं होता कि एक शेयर इज इक्वल टू एक एडीआर, हो भी सकता है लेकिन जनरली ज्यादा होते हैं कि 2 शेयर का एक एडीआर, 3 शेयर का एक एडीआर, ऐसा होता है, ठीक है। दैट हैव बीन इशूड इन द फॉरेन कंट्री। सर इशू कौन करता है, जो वहां के डिपॉजिटरीज होते हैं, हाँ जी। यस नो एवरीबडी, बात समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, नेक्स्ट है आपका एन्युटीज। अरे क्या है एन्युटीज, एन्युटीज तो हम पहले भी पढ़कर आए हैं, हाँ, फिर आ गया ये, सेम ही चीज है, सेम चीज है, हाँ जी सेम चीज है, कुछ अलग नहीं होगा। देखो एन्युटीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट गारंटी इनकम और रिटर्न, हाँ जी। सर जैसे मैंने आपको बताया था रिटायरमेंट के टाइम पे होता है सर, दैट गारंटी इनकम और रिटर्न इन एक्सचेंज ऑफ अ ह्यूज सम ऑफ मनी दैट इज डिपॉजिटेड आइदर एट द सेम टाइम और पेड विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स। सम ऑफ द कॉमन टाइप्स, देखो सिंपल सी बात है सर, एन्युटीज का मतलब क्या होता है, अरे क्या होता है एन्युटीज का मतलब, भाई देखो, मैंने लेट्स से सर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को या किसी बैंक को क्या करा, मैंने एक साथ कुछ मोटा पैसा दिया, एक साथ कुछ मोटा पैसा दे दिया, हाँ, उसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिलती रहेंगी सर, मुझे एनुअली कुछ कुछ पैसा मिलता रहेगा सर, एनुअली, हाँ जी, कुछ कुछ पैसा मिलता रहेगा, यस सर यस, जो मेरे रिटायरमेंट में काम आएगा, बिल्कुल सही बात है। ऐसा भी हो सकता है सर, क्या हो सकता है कि मैंने क्या करा, मैंने एसआईपी कर दी, सर एसआईपी भी इसका एग्जांपल है। एसआईपी का मतलब क्या हो गया कि मैंने क्या करा सर, मैंने इंस्टॉलमेंट बेसिस पे हर महीने या हर साल कुछ पैसा बैंक के पास डिपॉजिट करवाया या किसी कंपनी के पास डिपॉजिट कराया, और एक टाइम के बाद मुझे क्या मिल जाएगा सर, एक टाइम के बाद मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये आपका एन्युटीज होते हैं। देखो दोबारा पढ़ो, कह रहे एन्युटीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स दैट गारंटी इनकम और रिटर्न। अगर आपने पैसा दिया है बैंक को, इंश्योरेंस कंपनी को, म्यूचुअल फंड्स को, अरे तो रिटर्न तो मिलेगा ना, हाँ जी मिलेगा, ठीक है। इन एक्सचेंज ऑफ अ ह्यूज सम ऑफ मनी दैट इज डिपॉजिटेड, जो आपने पैसा जमा कराया बैंक के पास, उसके अगेंस्ट में आपको इनकम मिलेगी, हाँ जी, आइदर एट द सेम टाइम और इज पेड विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स, हाँ जी। सर या तो आपको पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में मिल जाएगा, अच्छा ठीक है, या फिर आपको पीरियोडिक पेमेंट्स मिलेंगे। ओ ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि या तो आपने सारा का सारा पैसा एक ही बारी में डिपॉजिट कर दिया, हाँ, उसके अगेंस्ट में आपको पैसा मिलता रहेगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, सारा पैसा एक ही बार डिपॉजिट कर दो, मैंने 1 करोड़ रुपए बैंक के पास डिपॉजिट करवा दिए, हाँ, अब बैंक मुझे क्या कर रहा है, बैंक मुझे हर महीने कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करके दे रहा है।
ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बैंक के पास 1 करोड़ डिपॉजिट करवाए, वो मुझे 5 साल बाद या 10 साल बाद पैसे देना चालू करेगा और मुझे हर साल पैसे मिलेंगे, ये भी हो सकता है। तो ये आपके एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलती है सर, जिसमें आपको डिपॉजिट करने पे साथ में इनकम मिलती है। एफडी हो गया, हाँ जी ठीक है सर। एफडी को मैं एन्युटी यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पे सर आपका ऐसा नहीं होता है कि आपको पीरियोडिक पेमेंट्स या फिर आपको रेगुलर इंटरवल में पेमेंट मिलती है, एक ही बार पैसा मिलता है, ठीक है। एन्युटीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स that guarantee income or return in exchange of a huge sum of money that is deposited either at the same time, सारा पैसा एक ही बार डिपॉजिट करवा दिया, या फिर आपने क्या करा है, हर महीने कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए। जैसे आप किस में करते हो, आरडी में। अगर आपने सुना हो सर रिकरिंग डिपॉजिट, पता है आपको क्या होता है सर? रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? जब आप बैंक के पास रेगुलरली हर महीने हर क्वार्टर में कुछ कुछ पैसे जमा करवा रहे हो, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ एन्युटीज आर डेफर्ड, फिक्स, इमीडिएट, वेरिएबल। अलग अलग टाइप के आप एन्युटीज होती है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एन्युटी का मतलब आई एम वेरी श्योर आप मैथ्स में पढ़कर आए हो। उसके बाद है बेटा ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये समझना जरूरी है सर। कुछ कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना जरूरी है। इसको समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। बात ऐसी है कि ये हो आप, एक मैं और एक तुम, सर ये मैं हूं, ठीक है, ये आप हो। चलो आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? प्राची, ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, सर एक मैं हूं सर, मेरा नाम क्या है? जस्सी। ऑल राइट। अब बात ऐसी है सर, बात ऐसी है ये सर कि प्राची ने मुझसे क्या किया सर? प्राची ने मुझसे कुछ सामान परचेज करा है सर, प्राची ने मुझसे कुछ सामान परचेज करा है। अच्छा, अब प्राची ने मुझे दिया बेटा एक चेक, उसके अगेंस्ट में चेक दिया है मुझे। प्राची कह रही मेरे पास ना चेक बुक होती है, मैं आपको चेक दूंगी। तो चेक दिया 1 लाख रुपए का। क्या बात कर रहे हो, 1 लाख का चेक? हाँ जी 1 लाख का चेक। प्राची का कौन सा बैंक है? प्राची का बैंक है लेट्स से सर ICICI। अच्छा ठीक है। मेरा कौन सा बैंक है? SBI। ओके ओके ओके। अब होगा क्या? अब होगा ये बेटा, होगा ये कि मुझे चेक मिला, हाँ, तो मैं तो किसके पास जाऊंगा सर? मैं तो SBI के पास जाऊंगा ना। सर मैं तो SBI के पास जाके वो चेक को डिपॉजिट करवाऊंगा। लेकिन जो चेक प्राची ने दिया है वो तो ICICI का है। इसका मतलब मुझे जो पेमेंट मिलेगी वो तो ICICI मिलेगी। हाँ जी। तो बेसिकली क्या होता है, हाँ जी, होता ये है कि सर बीच में ना एक आपका क्लियरिंग हाउस होता है। क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होता है? आजकल तो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। हाँ जी ऑटोमेटिक होता है। अब देखो आप समझो बेटा, एक बैंक के पास हाँ कितने सारे चेक आते होंगे एवरीबडी? सर एक बैंक के पास कितने सारे चेक आते होंगे? हाँ बात तो सही है, कितने सारे चेक आते होंगे। तो क्या वो बेटा एक एक करके चेक को क्लियर करेंगे? नहीं। एक टाइम फिक्स होता है। अब क्या होता है कि जैसे SBI बैंक है, हाँ जी, तो वो उस चेक की फोटो स्कैन करता है और भेज देता है किसके पास? क्लियरिंग हाउस के पास। सर एक क्लियरिंग हाउस जो है वो एस्टैब्लिश्ड है। अच्छा, जैसे जैसे SBI बैंक के पास जो भी चेक आते हैं सर, जो भी चेक आते हैं वो किसके पास जाते हैं? क्लियरिंग हाउस के पास। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। तो क्लियरिंग हाउस क्या करता है, जैसे मान लो अब क्लियरिंग हाउस के पास चेक आ गया, किसका? ICICI का। तो क्लियरिंग हाउस कम्युनिकेट करता है किससे? ICICI से कि भाई ये चेक के देख लो फटाफट से, क्या प्राची के सिग्नेचर मैच हो रहे हैं? क्या प्राची के अकाउंट में पैसे हैं? हाँ। अगर ICICI अप्रूव करता है तब जाके क्या होता है, तब जाके ICICI क्या करेगा सर? पैसे ट्रांसफर कर देगा। हाँ पैसे ट्रांसफर कर देगा। इस तरीके से होता है। हाँ इस तरीके से आप मान सकते हो कि इस तरीके से क्लियरिंग होती है। आपने देखा ना कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, सुना ना आपने कि चेक डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। तो कई बार क्या होता है, आप बैंक के पास जाते हो, कभी ट्राई करना, अगर आप बैंक को सर, अगर आप बैंक को क्या करोगे, सुबह सुबह चेक को डिपॉजिट करवा के आओगे, हाँ, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका जो पैसे हैं वो शाम को ही आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप शाम को चेक डिपॉजिट करवाओगे तो अगले दिन पैसे आएंगे। ऐसा होता है। हाँ क्यों सर? क्योंकि क्लियरिंग करने के टाइमिंग्स होते हैं। कि अगर आपने सुबह दिया तो सुबह क्या होता है, सुबह बेसिकली एक साथ सारे के सारे चेक की फोटोज जाती है स्कैन करके किसके पास? क्लियरिंग हाउस के पास। अच्छा, तो क्लियरिंग हाउस की जो वर्किंग होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा अलग तरीके से होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो क्या होगा कि मान लो SBI बैंक के पास क्या हुआ, SBI बैंक के पास बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के अलग अलग बैंक्स के चेक आएंगे सर। हाँ या ना? अलग अलग बैंक के चेक आएंगे। हाँ अलग अलग बैंक के चेक आएंगे। ICICI का आएगा सर, उसके बाद HDFC का हो सकता है, या फिर आपका PNB, जितने भी बैंक हैं आपके, हाँ अलग अलग बैंक से चेक आएंगे। हाँ, तो वो सारे के सारे बैंक्स के चेक किसके पास आते हैं? क्लियरिंग हाउस के पास। अब क्लियरिंग हाउस क्या कर देता है सर? उसको फटाफट से सेग्रीगेट कर देता है कि ये ICICI का है, ये इसका है, ये इसका है। हाँ जी बिल्कुल, अलग अलग कर दिया। हाँ अलग अलग कर दिए कि भाई ये ICICI के चेक्स हैं, अच्छा ये HDFC के हैं, ये PNB के हैं, ये येस बैंक के हैं, ये इन सब के चेक है। ओ, फिर क्या होता है सर? फिर सारे के सारे चेक उनसे कम्युनिकेट होते हैं
कि भाई ये आईसीआईसीआई देखेगा, अच्छा ये एसबीआई देखेगा, जो भी है ये सारे के सारे फिर कम्युनिकेट होंगे एक ही बारी, हाँ, और फिर अप्रूवल जाएगी और उसके बाद पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो बीच में जो ये चीज कम्युनिकेट, बीच में जो ये चीज इंटरमीडिएरी एक तरीके से जो बीच में ये सब कुछ फैसिलिटेट करवा रहा है उसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। मैं आपको पढ़ाता हूँ सर, हमेशा इंटरबैंक ट्रांजेक्शन में होगा बेटा, ऑब्वियस ही बात है ना। अगर मान लो एसबीआई का चेक है, हाँ, और एसबीआई बैंक ने इशू करा है एसबीआई चेक, और मतलब मान लो दोनों पार्टी का एसबीआई में अकाउंट है, फिर तो अपने आप ही हो जाएगा। बात समझ? देखो ध्यान से सुनो, मैंने बोला ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। देखो एक तो होता है क्लियरिंग हाउस, एक होता है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। जो आपने पढ़ा होगा वो होता है पुराने जमाने का। सर पुराने जमाने का मतलब मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, पता नहीं आपके बुक में दिया क्यों है वो, ये देखो क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है। द क्लियरिंग हाउस इज अ प्लेस, सर पहले ये फिजिकली होता था, इज अ प्लेस वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिफरेंट बैंक्स, सर अलग अलग बैंक जितने बैंक्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव क्लियरिंग हाउस में आते थे। अच्छा, दे मीट फॉर कंफर्मिंग एंड क्लियरिंग ऑल द चेक्स। ओ सर वो आते थे चेक को क्लियर करने के लिए। एसबीआई बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव आया, आईसीआईसी का आया, एचडीएफसी का आया, पीएनबी का आया, सर इन सब का रिप्रेजेंटेटिव एक जगह पे मिले, ठीक है, और चेक क्लियर करवाए कि देखो 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 ये चेक है, अप्रूव अप्रूव अप्रूव। ओ कंफर्मिंग एंड क्लियरिंग ऑल द चेक्स एंड बैलेंसेस विद ईच अदर, ऐसा होता था, हाँ जी ऐसा होता था। ओके, द क्लियरिंग हाउस इज मोस्ट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। कि भाई जो क्लियरिंग हाउस जो बेसिकली मैनेज होता है सर वो आरबीआई मैनेज करता है उसको, ऑब्वियस सी बात है, ये तो है ही, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ क्या सर, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब क्या हो गया सर, अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया ना, अब थोड़ी सर रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, हाँ जी सर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया। एंड ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इज अ नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउस। बस इंपॉर्टेंट क्या है सर, फंक्शन तो सेम है। अरे फंक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगा सर, फंक्शन चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, फंक्शन चेंज नहीं हो जाएगा, है तो वही सर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउसेज दैट मॉनिटर्स एंड एडमिनिस्टर्स द प्रोसेस ऑफ चेक। इन्होंने चेक की स्पेलिंग गलत लिख दी सर, चेक एंड फंड क्लियरेंस बिटवीन बैंक्स, हाँ जी बिल्कुल सर, कि भाई जो भी बैंक्स के बीच में आपका फंड क्लियर होना है। अब देखो ये बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में, हाँ। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, शायद आप समझ जाओ, नहीं समझोगे तो छोड़ देना। जैसे मान लो आईसीआईसीआई बैंक के पास बहुत सारे चेक आए हैं, हाँ जी, है ना, अब कोई एचडीएफसी का है, कोई एसबीआई का है, हाँ। अब मान लो सर 10 चेक है, तो क्या ऐसा होता होगा कि 10 के 10 चेक का अमाउंट आईसीआईसी में ट्रांसफर होगा? सर ऐसा नॉर्मली नहीं होता। सारे के सारे बैंक्स के बीच में जो नेट अमाउंट होता है वो ट्रांसफर होता है। मतलब अब देखो समझो, समझा देता हूं, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सर मान लेते हैं एसबीआई बैंक है, ओके। अब एसबीआई बैंक के पास कुछ चेक आए, आए मतलब सर ये चेक आए, अच्छा ये आ गए, 3-4 चेक आ गए सर, ये 3-4 चेक आ गए, हाँ जी बिल्कुल, ऑलराइट। ये चारों चेक किसके हैं? आईसीआईसीआई के। अच्छा, सिमिलरली सर कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जिसका जो अकाउंट है, जिसका जो अकाउंट है वो एसबीआई में होगा और उसने चेक इशू करा होगा किसको? आईसीआईसीआई को। मतलब आईसीआईसी के पास भी एसबीआई के बहुत सारे चेक होंगे सर, एसबीआई वालों के बहुत सारे चेक होंगे, हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल ये जिसका चेक है, हाँ जी, तो आईसीआईसीआई पहले इसका अमाउंट ट्रांसफर करेगा, फिर इसका अमाउंट ट्रांसफर करेगा, फिर इसका अमाउंट ट्रांसफर करेगा, फिर इसका ट्रांसफर करेगा, और फिर एसबीआई एसबीआई क्या करेगी? पहले इसका अमाउंट ट्रांसफर करेगी, फिर इसका ट्रांसफर करेगी, इसका ट्रांसफर। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ सर ऐसे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो क्या होता है सर, सब में नेट सेटलमेंट हो जाता है, कि भाई जो भी ये चेक का नेट सेटलमेंट होता होगा, जिसको जितने पैसे नेट में मिलते होंगे वो ट्रांसफर हो जाते हैं। आपके तो अकाउंट में पूरे पैसे आएंगे सर, आपके अकाउंट में तो पूरे पैसे आएंगे, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन बैंक्स के बीच में जो सेटलमेंट होता है वो नेट हो जाता है। कि भाई मैं तुमको ट्रांसफर करूं 1 लाख रुपए, तुम मेरे को 1 लाख रुपए फिर ट्रांसफर करो, फिर ये करो, नेट में सेटल करो, बात खत्म। बात समझ रहे हो एवरीबडी? ये सुनो, ऐसा होता है, हाँ जी ऐसा होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है नहीं। तो मैंने क्या बोला, बच्चे बोल रहे हैं हाँ ये सही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है सर। एन ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इज अ नेशन वाइड, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउस दैट मॉनिटर्स एंड एडमिनिस्टर्स द प्रोसेस ऑफ चेक एंड फंड क्लियरेंस। फंड क्लियरेंस जैसे मैंने आपको समझाया बिटवीन बैंक्स, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड दस मिनिमाइजेस द ह्यूमन वर्क। जो पहले होता था बेटा, पहले होता था, हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंसेस ऑटोमेटिकली। ये मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया, ये तो बस एक लाइन लिखी हुई है कि डिस्ट्रीब्यूट्स क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंसेस का मतलब क्या है कि जो पैसे मैंने लेने हैं, जो पैसे मैंने देने हैं सर, उसको हम क्या कर देते हैं? नेट कर देते हैं।
एवरीबडी बात समझ में आ गई? हेलो, हाँ, म्यूचुअल सेटलमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, एटीएम। सर एटीएम, एटीएम, हाँ जी, ऑल टाइम मनी, एनी टाइम मनी, हाँ जी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सर इसका मतलब क्या होता है? ये एक तरीके से आप मान सकते हो कि ये पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक ब्रांच है। मतलब सर ये एक ऐसी मशीन है जो बैंक के ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस आपके लिए परफॉर्म कर सकती है। आपको आजकल पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, वहां पे करवा सकते हो। पैसे निकलवाने हैं, निकलवा सकते हो। सर आपको आजकल तो पासबुक प्रिंट करवानी है, वो भी हो जाएगी। अच्छा, देन ऑटोमेटेड टेलर मशीन आर बेसिकली यूज्ड टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस विद द बैंक इलेक्ट्रॉनिकली। पहले क्या होता था बेटा, आपका तो मुझे नहीं पता, आप कभी गए हो नहीं गए। सर मैं बचपन में बहुत बार बैंक जाता था जब भी पेरेंट्स को पैसे डिपॉजिट करवाने होते थे। सर जब भी पैसे डिपॉजिट करवाने बैंक जाओ, वहां पे एक डिपॉजिट की स्लिप होती थी, हाँ, उसको भरो, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन करो, हाँ जी, लाइन में लगो, और तब जाके आपके पैसे डिपॉजिट होते थे। आज भी होते हैं, हाँ आज भी होते हैं, लेकिन अब मोस्टली जगहों में सारे के सारे पैसे आप आराम से एटीएम पे डिपॉजिट करवा सकते हो, हाँ जी करवा सकते हो, ठीक है। एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग। बहुत ही सिंपल है, हाँ जी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद क्या है सर? बैलेंस ट्रांसफर, वेरी आसान। सर बैलेंस ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि मान लो बेटा, मान लो आपने सीए फाउंडेशन क्लियर कर दिया और खुशी खुशी में आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस था आपने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस ट्रांसफर। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सर बैलेंस ट्रांसफर करना, हाँ, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा टर्म है सर, बहुत ही ज्यादा बड़ा टर्म है। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो मान लेते हैं सर, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। हाँ सर, मेरे जीजू ने ना एक होम लोन ले रखा है। क्या ले रखा है? होम लोन। अच्छा, तो वो होम लोन पहले मान लेते हैं एक बैंक है जिसका नाम ए है, मैं किसी का बैंक का नाम नहीं ले रहा। सर ए बैंक के पास क्या है, एक बैंक से उन्होंने लोन लिया था, ठीक है। उस टाइम पे लोन का रेट कितना था? 8.3%, होम लोन का रेट, ठीक है, 8.3% पर एनम। ऑल राइट सर, अब कुछ टाइम बाद क्या हो गया सर? कुछ टाइम बाद यस, उनको पता चला कि एक बैंक है जिसका नाम है बी, जिसका नाम बी बैंक है, ओके, और वो होम लोन दे रहा है 7.9% पर एनम पे। अरे बाबा, अरे बाबा, बेटा 0.4% का डिफरेंस, 0.4% का डिफरेंस, हाँ जी 0.4% का डिफरेंस। तो अब हाँ जी सर, मेरे जीजू ने क्या सोचा, यार ये तो लॉस हो रहा है। तो क्या होता है? होता ये है कि जो मेरा लोन का यहाँ पे बैलेंस है, मैं क्या करता हूँ सर, मैं वो यहाँ पे ट्रांसफर करवा देता हूँ। ऐसा हो जाता है, हाँ जी सर ऐसा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चार्जेस पे करने होते हैं, उसको चार्जेस पे करने के बाद सर वो बैलेंस आपके दूसरे वाले लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, उसको भी बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफर करना। क्या करना? बैलेंस ट्रांसफर करना, हाँ जी बैलेंस ट्रांसफर करना, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना। ऑल राइट ऑल राइट, तो बेसिकली इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये, सुनो ध्यान से। जो ये बी बैंक है, हाँ, मेरे को ये लोन का अमाउंट देगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, जितना भी लोन अमाउंट मेरा यहां पे है, मान लो 50 लाख रुपए का, सर 50 लाख रुपए का लोन अमाउंट है। यस सर यस, 50 लाख रुपए का लोन अमाउंट है। एवरीबडी ध्यान से मेरी बात सुनो। सर 50 लाख का लोन अमाउंट है, तो क्या करेगा ये बी वाला बैंक? क्या करेगा सर? 50 लाख रुपए मुझे देगा, जिससे मैं इस वाले अकाउंट का सेटलमेंट कर दूंगा। ओ, इस वाले अकाउंट का क्या करूंगा सर? सेटलमेंट कर दूंगा, हाँ जी बिल्कुल। और फिर मेरा लोन किसके पास हो गया? बी के पास। अब बात समझ में आई? ठीक है, ऑलराइट, देखो ध्यान से। कह रहा बैलेंस ट्रांसफर इज द रिपेमेंट ऑफ अ क्रेडिट डेट। मैंने क्या करा सर? मैंने यहां पे क्या करा? मैंने सर एक डेट को रीपे कर दिया। मैंने क्या कर दिया? एक डेट को रीपे कर दिया, हाँ जी एक डेट को रीपे कर दिया। अच्छा ठीक है, कैसे रीपे करा? दूसरी जगह से लोन लेकर। दोबारा देखो, अ बैलेंस ट्रांसफर इज द रिपेमेंट ऑफ क्रेडिट डेट विद द हेल्प ऑफ अनदर सोर्स ऑफ क्रेडिट। ओ एवरीबडी, ये सुनो बेटा, आप अपने आप में बातें करते रहो, मुझसे डाउट मत पूछना बाद में। मैं यहां देख रहा हूं जो 2-3 बच्चे हैं ना अपने आप में लगे हुए हैं, उनमें से अगर मुझसे किसी ने डाउट पूछा तो अनफॉर्चुनेटली मैं आंसर नहीं दूंगा। आप अपने आप बात करते रहो, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार दोबारा समझाता हूं। देखो सर, मैंने लोन ले रखा है, बिल्कुल ले रखा है, ठीक है, ए से लोन ले रखा है, ओके। कितने का लोन ले रखा है? 50 लाख रुपीज का। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कितना है? 8.3% पर एनम। सर कितना है? 8.3% पर एनम, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये हमारा बी बैंक है, ये लोन दे रहा है 7.9% पे। तो मैं क्या चाहता हूं कि भाई मैं इनसे लोन ले लूं। तो होगा ये बेटा, होगा ये कि ये वाला बैंक क्या करेगा, ये वाला बैंक मुझे 50 लाख रुपए दे देगा। अच्छा, 50 लाख रुपए मैं क्या करूंगा सर? इस वाले लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो मेरा ये वाला जो लोन अकाउंट है, मतलब ये वाला जो क्रेडिट है, लोन है, हाँ जी, ये क्या हो गया सर? ये मेरा सेटल हो गया।
अब मेरा ए बैंक के पास कोई भी लोन अकाउंट नहीं है, ए बैंक के पास कोई भी लोन अकाउंट नहीं है, वो क्या हो गया, सेटल हो गया। कैसे, मैंने एक और जगह से ले लिया क्रेडिट। ओ, तो सिंपल वर्ड्स में होता क्या है बेटा, ये तो हमारे डेली लाइफ में भी होता है। मैंने किसी को उधार देनी है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने किसी और से उधार ली और उसको रीपे कर दिया। अब मेरी उधार उसके साथ है। टोपी घुमाना, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं टोपी घुमाना। मैंने पहले किसी और को देने थे पैसे, हाँ, उसको दे दिए किसी और से लेके देखो ध्यान से, अ बैलेंस ट्रांसफर इज द रीपेमेंट ऑफ अ क्रेडिट डेट। आपने रीपे करा ना, ए बैंक को रीपे करा, यस, विद द हेल्प ऑफ अनदर क्रेडिट। आपने बी बैंक से क्या लिया, एक और क्रेडिट लिया, लोन लिया, यस। इन सम केसेस बैलेंस ट्रांसफर आल्सो रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। जैसे आप अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, हाँ जी बिल्कुल वैसे। ये सुनो, हाँ बात तो सही है, हाँ जी बात तो सही है, ओके। अब आते हैं किस पे, बैंक अकाउंट पे। बहुत ज्यादा मुश्किल है बेटा, ये तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा आपको, ठीक है। सर सुनो ध्यान से, बैंक अकाउंट इज एन अकाउंट हेल्ड बाय अ पर्सन विद अ बैंक, ओ with the help of which the account holder can deposit, safeguard his money, earn interest, also make check payments। उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट। ये सब बैंक अकाउंट। ये भी समझ में नहीं आए तो बेटा फिर क्लास के बाद मिलना, आपको समझाऊंगा, ओके। अब आते हैं बैंक रेट पे। ओहो, ओके, सर लेकिन बैंक ए को जब रीपे करेंगे तो जितने टाइम के लिए हमारे पास पैसे होंगे उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना। बेटा इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, ये क्या बात हुई, इंटरेस्ट तो देता ही हूँ मैं। मेरी इंस्टॉलमेंट जाती है हर महीने, उसमें इंटरेस्ट तो जाता ही है, वो तो जाता ही रहेगा, राइट। जब मैंने वो लोन बंद कर दिया तो इंस्टॉलमेंट खत्म, अब दूसरे बैंक के पास इंस्टॉलमेंट जाएगी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से एवरीबडी, सर बैंक रेट क्या होता है, आराम से समझते हैं बैंक रेट का मतलब क्या होता है। अच्छा, किन किन बच्चों को पता है कि रेपो रेट क्या होता है, एवरीबडी। सर मुझे बताओ ना, रेपो रेट आपने पढ़ा है क्या, ये तो आपने पढ़ा होगा। एक बार मुझे बोल दो कि सर हमको याद नहीं है, बोल दो बस एक बार तुम कि सर हमको तो याद ही नहीं है रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से, सर बेसिकली ये है हमारे प्यारे प्यारे कमर्शियल बैंक्स, है ना। सर कमर्शियल बैंक्स तो आपको पता ही है ना, यस सर यस, ठीक है। ये हमारे बैंक्स हैं, छोटे छोटे मोटे मोटे बैंक्स, ठीक है। और ये है बेटा आरबीआई, बैंकों का बैंक, आरबीआई, हाँ जी बैंकों का बैंक, ओके सर ओके पिताजी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, रेपो रेट बच्चे बोल रहे हैं याद है, अच्छा ठीक है, बैंक रेट भी पढ़ा है, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सर कई बार क्या होता है, आप जो लोन लेते हो वो किससे लेते हो, कमर्शियल बैंक से, एसबीआई वगैरह हो गए, अच्छा ठीक है। अब मान लो इनको जो है ना, इनके पास पैसे नहीं पड़े, सर इनके पास कैश रिजर्व खत्म हो रहा है। कैश रिजर्व का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व का मतलब होता है इनके पास जो पैसे पड़े होते हैं आगे लोन देने के लिए, यूज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हाँ जी सर क्या होता है, इनके पास जो कैश रिजर्व होता है वो खत्म हो रहा है, हाँ, तो आगे लोन देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो ये पैसे उधार लेते हैं किससे, सर आरबीआई से। सर आरबीआई के पास तो बहुत पैसा है ना, ठीक है, आरबीआई से उधार लेते हैं, हाँ जी आरबीआई से उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, हाँ जी बोरो करते हैं, अच्छा ठीक है सर बोरो करते हैं, तो आरबीआई क्या करता है सर, ऑफकोर्स आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, आपसे इंटरेस्ट तो लेगा, बिल्कुल इंटरेस्ट लेगा, तो इसको हमने क्या बोला, बैंक रेट। ओ, जिस रेट से आप आरबीआई को इंटरेस्ट पे करोगे, जिस भी रेट से आप पे करोगे, हाँ जी, उस रेट को हमने क्या बोला, बैंक रेट। अब मुझे सारे बच्चे बताएंगे, क्या यही आपने रेपो रेट भी पढ़ा था क्या, कोई मुझे बता सकता है कि रेपो रेट और इंटरेस्ट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है, एवरीबडी। कोई मुझे बता सकता है कि रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है, पढ़कर आयो, कुछ तो पढ़कर आयो नलायको क्या कर आए हो तुम 11th 12th में, क्या कर रहे थे तुम उस टाइम पे। अच्छा सर आरबीआई से लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक, अरे वो तो ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का, अच्छा नो सर इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स क्यों कर दूं भाई, शॉर्ट टर्म पे जो इंटरेस्ट रेट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डिफरेंस होता है, सही कह रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत तो सही कह रहे हैं। तो बेसिकली बात ये होती है कि सर अगर आप आरबीआई से लंबे टाइम के लिए इंटरेस्ट ले रहे हो, लंबे टाइम के लिए लोन ले रहे हो, सर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हाँ ये सुनो, अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले रहे हो क्या सर, लोन, तब आपका बैंक रेट एप्लीकेबल होता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, जब आप शॉर्ट टाइम के लिए ले रहे हो, और भी डिफरेंसेस होते हैं लेकिन हाँ अभी के लिए इतना बहुत है।
शॉर्ट टाइम के लिए आपने लोन लिया है तो उस पर क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं रेपो रेट। अच्छा, और अगर आप लंबे टाइम के लिए लोन ले रहे हो तो उसको हमने बोला बैंक रेट। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखो भाई देखो, ध्यान से दो, मैं आपको एक डिफरेंस और समझा देता हूँ। मेनली कई बार ऐसा भी होता है कि जो आप ये लोन ले रहे होते हो जिस पे बैंक रेट एप्लीकेबल है, इस पे आपको ज़्यादा कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा होता है हाँ, या आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन ऐसा होता है कि बैंक रेट जहां पे एप्लीकेबल होता है, यस सर यस ठीक है, वहां पे आपको ज़्यादा कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो रेपो रेट वाला लोन होता है उसमें आपको सिक्योरिटीज़ एक तरीके से वहां पे रखनी होती है एज कोलेट्रल, बेचनी होती है, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन बैंक रेट की बात करते हैं, हाँ बैंक रेट की बात करते हैं। देखो एवरीबडी देखो 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 क्या बोला इसने, कह रहा है इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच सेंट्रल बैंक इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन एज बैंकर्स बैंक, बैंकरों का बैंक, हाँ जी ठीक है, लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक। सिंपल सी बात है कि सर इस लाइन का मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक मतलब हमारा आरबीआई, यस सर, वो क्या करता है, जो उसका फंक्शन है बैंकर्स बैंक का, बैंकों के बैंक का जो फंक्शन है वो डिस्चार्ज मतलब सर वो अपने जो उनके प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं सर, जो उनके छोटे छोटे बैंकर्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनको वो लेंड करता है, मतलब सर उनको वो लोन देता है। हाँ जी उनको लोन देता है, और उसके बदले में जो इंटरेस्ट वो चार्ज करता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, उसको हम बोलेंगे बैंक रेट। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट। क्यों बोलते हैं, छोड़ दो उसको भी, ठीक है सर, ज्यादा घुसना नहीं है हमको, ठीक है, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे अभी, राइट, जब टाइम बचेगा बाद में तब पढ़ाएंगे, अभी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बैंक रेट का दूसरा नाम क्या है सर, डिस्काउंट रेट भी बोल देते हैं इसको, हाँ जी डिस्काउंट रेट भी बोल देते हैं। और दूसरी बात क्या है कि सर सेंट्रल बैंक चार्ज करता है, बिल्कुल चार्ज करता है जब वो लोन देता है। हाँ मैं आपको यहाँ पे अब एक बार रेपो रेट एक साथ पढ़ा देता हूँ, आ जाओ, कितने गया कितने गया, एथे सर, एथे देखो एथे, हाँ जी रेपो रेट। सर रेपो रेट में भी सेम चीज लिखी होगी क्या, द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई, आरबीआई से बोरो कर रहे हैं, लेकिन यहां पे मेनली क्या होता है, जो बोरो वो करते हैं ना, हाँ सर वो बोरो करते हैं, लेकिन जो उनकी सिक्योरिटीज होती हैं, जो उनके पास इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होती हैं, उनको वो एज कोलेट्रल रखते हैं, उनको एक तरीके से क्या करते हैं, उनको आरबीआई के पास रखते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। रेपो की फुल फॉर्म पता है किसी को, एवरीबडी, क्या यहां पे किसी को रेपो की फुल फॉर्म पता है सर, बेसिकली रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज ऑप्शन, रीपर्चेज ऑप्शन, हाँ जी सर, रीपर्चेज ऑप्शन का मतलब क्या है, चलो अब बात छिड़ी गई है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बात ऐसी है सर कि ये आपके कमर्शियल बैंक है, ओके, और ये आपका आरबीआई है। अच्छा ठीक है, दिस इज अ कमर्शियल बैंक, अच्छा ठीक है, ये आप सिंपली बैंक हो गया आपका, और ये आपका आरबीआई हो गया। तो होता क्या है, होता बेटा ये है, होता ये है कि बैंक अपनी सिक्योरिटीज एक तरीके से आरबीआई को देता है, सिक्योरिटीज, हाँ जी, जो भी उसके पास इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कुछ भी होंगी, हाँ जी बिल्कुल सर ठीक है, एक तरीके से मान लो कि बेचता है, हाँ जी बेचता है। अच्छा, और आरबीआई उसके बदले क्या करती है, उसके बदले उसको पैसे देती है, बिल्कुल सही बात है, ये सुनो। अब लेकिन जो सिक्योरिटीज इसने आरबीआई के पास रखवाई होती है, ये सिक्योरिटीज वापस खरीदने का इसके पास ऑप्शन होता है, जब ये पैसों को रीपे कर देगा, हाँ जी, तो इसको सिक्योरिटीज वापस मिल जाएंगी, हाँ जी वापस मिल जाएंगी, इसलिए क्या बोला, रीपर्चेज ऑप्शन, कि भाई जो सिक्योरिटीज इसने आरबीआई के पास रखवाई है एज कोलेट्रल, आप बोल सकते हो एज कोलेट्रल, हम बोल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये कोलेट्रल, हाँ जी, एक स्पेसिफाइड रेट होता है उनका, उस स्पेसिफाइड रेट पे वो रीपर्चेस करने का ऑप्शन उसके पास होता है, कि जब भी तेरे पास पैसे होंगे तो रीपर्चेस कर लेना, इसलिए उसको क्या बोला सर, रेपो रेट, रीपर्चेज ऑप्शन रेट। अच्छा, द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट प्लेजिंग और सेल ऑफ, सर सेल कर रहे हैं, हाँ जी, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू आरबीआई इज नोन एज रेपो रेट। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, बैंक रेट में, बैंक रेट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज कर रहे हैं या प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज, क्या वहां पे लिखा, नहीं वहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा, वहां पे नॉर्मली लिखा हुआ है क्या, कि भाई सिंपल सी बात है, बैंक्स ने, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को क्या दिया सर, लोन दिया, हाँ जी, वहां पे इंपॉर्टेंट चीज बस उतनी है कि बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। ये जब आएगा आपके पास एमसीक्यूज में, आपको साफ साफ लिखा होगा क्या, अगेंस्ट प्लेजिंग, प्लेजिंग का मतलब कोलेटरल, अगेंस्ट प्लेजिंग और सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू आरबीआई इज नोन एज रेपो रेट। सर रेपो रेट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, हाँ जी, रीपर्चेज रेट। वैसे तो यहां पे ऑप्शन भी आना चाहिए था, लेकिन हाँ, रेपो रेट का मतलब रीपर्चेज रेट, जनरली दीज लोन्स आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। हाँ, 3 एमसीक्यू यहां से निकल सकते हैं सर, पहला क्या, पहला ये कि जो आप
लोन ले रहे हो, जो आप पैसा बोरो कर रहे हो, दैट इज अगेंस्ट सिक्योरिटीज। यस सर, प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज या सेल ऑफ सिक्योरिटीज, बिल्कुल सही, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म रीपर्चेज। तीसरा क्या सर, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, 2 हफ्ते के आसपास। रेपो रेट डिफर्स फ्रॉम बैंक रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हॉरिजन। सर जो टाइम होराइजन आपका होता है, यस, उसमें इन्होंने डिफरेंस बताया कि रेपो रेट शॉर्ट मेजर है, शॉर्ट टर्म, अच्छा, और बैंक रेट जो है वो बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म के लिए है। जो इन्होंने बताया आपको बस उतना ही पता होना चाहिए। बैंक रेट इज अ लॉन्ग टर्म मेजर एंड इज गवर्न बाय लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ द आरबीआई। बस, क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? बैंक रेट सर, जब लंबे टाइम के लिए आप आरबीआई से लोन ले रहे हो, हाँ जी, जो जिस रेट से आप उनको इंटरेस्ट पे करोगे दैट इज बैंक रेट। दूसरा नाम आपका डिस्काउंट रेट है। रेपो रेट का मतलब रीपर्चेज ऑप्शन, जब आप अपनी सिक्योरिटीज प्लेज करते हो या सेल कर देते हो उनको, हाँ जी, और आपके पास ऑप्शन होता है उसको रीपर्चेज करने का, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, हाँ शॉर्ट टाइम के लिए होता है। यही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको 3-4 बार रिवाइज करवा दिए हैं। एवरीबडी क्लियर? चलो आ जाओ आगे। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट भी देख लो सर। रिवर्स रेपो रेट भी यहां पे देख लो बेटा एक बार। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रिवर्स का मतलब क्या हो गया? अभी तो बैंक आरबीआई से लोन ले रहे थे, लेकिन कई बार बैंकों के पास जो कैश रिजर्व होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है कि बहुत पैसा पड़ा है, हाँ, तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा देते हैं कि भाई बहुत पैसा पड़ा, तुम रख लो। अच्छा, तो जब वो आरबीआई के पास उन्होंने डिपॉजिट करवाया, सर आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाया, तो उस पर उनको क्या मिलेगा सर? इंटरेस्ट मिलेगा। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द आरबीआई व्हेन बैंक डिपॉजिट्स देयर सरप्लस फंड्स विद द आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड्स। देखो रेपो जो है ना, हाँ, वो शॉर्ट पीरियड के लिए है, बेशक वो रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो, शॉर्ट पीरियड के लिए, हाँ जी, कि आपके पास सर पैसा पड़ा हुआ सरप्लस, आपने आरबीआई को दे दिया ताकि आप उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सको। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी धनंजय, ये मैंने आपको बताया लेकिन आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो उसको छोड़ दो, वो क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, ठीक है, कि बैंक रेट में सिक्योरिटीज प्लेज करनी होती है नहीं करनी होती है, उसको छोड़ दो आप। क्लियर हो गई? हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया, आ जाओ फटाफट से। अरे ज्यादा नहीं है, ये बहुत ही कम है, ठीक है सर। हमारा कहाँ तक हो गया है? अच्छा देखो, कैश रिजर्व मैं बहुत बार यूज कर चुका हूं, तो क्यों ना कैश रिजर्व को निपटा ही दे। कैश रिजर्व देखो बेटा फटाफट से क्या बोल रहा है, कह रहा था कैश रिजर्व इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैश, इज अ टोटल कैश दैट इज प्रेजेंट इन द बैंक अकाउंट एंड कैन ऑल्सो बी विदड्रॉन इमीडिएटली। दैट इज आपका कैश रिजर्व। भाई मान लो मेरा अकाउंट खुला हुआ है, ये सर, तो जितने भी आपके डिपॉजिटर्स हैं, उन्होंने जो अपना पैसा डिपॉजिट कर रखा है, तो इसका मतलब वो बैंक के पास क्या है सर? रिजर्व है ना। अगर मेरा 1 लाख रुपए डिपॉजिट है बैंक में, आपका 2 लाख, 3 लाख, इतना सारा पैसा बैंक के पास क्या डिपॉजिट है, तो उसको हमने क्या बोला? कैश रिजर्व। सर टोटल अमाउंट ऑफ द कैश दैट इज प्रेजेंट इन द बैंक अकाउंट, हाँ जी, ठीक है, टोटल अमाउंट, जितने भी आपके अकाउंट होल्डर्स होंगे, जितने भी अकाउंट होल्डर्स होंगे, उन सबका जो आपका बैलेंस है उसको हमने सिंपल क्या बोला? कैश रिजर्व। उन्हीं पैसों का यूज करके बैंक आगे लोन देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, वो सब चीजें करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा क्या है? बेसिस पॉइंट। ओए होए 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 होए, बहुत बार आपने न्यूज में सुना होगा कि भाई इंटरेस्ट रेट आपका 25 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज हो गया, गिर गया, 100 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हो गया। तो बेसिस पॉइंट का मतलब कुछ नहीं है सर, 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। जब मैं बेसिस पॉइंट्स में बात कर रहा हूं, हाँ जी, तो बेसिस पॉइंट्स और आपके परसेंटेज रेट में बस इतना ही डिफरेंस है कि 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। मतलब अगर सर मान लो अगर आपको बोला जाए कि आपका जो लोन का रेट है, हाँ जी सर, लेट्स से लोन का रेट आपका 7.5% है, ऑल राइट, और वो आपका इंक्रीज हो गया सर, इंक्रीज हो गया कितने से? 0.25% से। तो जनरली वो 0.25% नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे? 25 बेसिस पॉइंट्स। ओ, क्या बोलेंगे? 25 बेसिस पॉइंट्स, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25, हाँ जी, तो 25 बेसिस पॉइंट। तो यहां पे इन्होंने क्या लिखा है कि देखो, अगर 1% 100 बेसिस पॉइंट है, तो इसका मतलब बेटा 1 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1/100। हाँ सर, 1/100 और 1%, बिल्कुल सही। तो क्या लिखा इसने? कह रहा है इट इज अ मेजर ऑफ चेंज इन द फाइनेंशियल पैरामीटर्स सच एज इंटरेस्ट, कि जब भी आपका कोई रेट चेंज होगा सर, जब भी आपका क्या होगा? जब भी आपका कोई रेट चेंज होता है, अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, स्टॉक इंडाइसिस हो गया, मार्केट रेट चेंज हो गए, तो हम बेसिस पॉइंट्स पे बोल देते हैं, रेदर देन सेइंग इन द परसेंटेज कि 0.25%, नहीं 25 बेसिस पॉइंट्स। एक तरीके से लैंग्वेज है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है सर। स्टॉक इंडाइसिस आपको पता ही है, जो आपका इंडेक्स होता है, कि आज स्टॉक 100 बेसिस पॉइंट से, ज्यादा क्लैरिटी मिलती है सर, आपका स्टॉक आज 100 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ,
राइट, ठीक है, मार्केट रेट्स में इतना चेंज हुआ, वो सब चीजें। इट इज 1/100 और 1%, जैसे मैंने आपको बोला कि 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। अच्छा, तो 1 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1/100%। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट है क्या, 1/100 और 1%। एवरीबडी क्लियर है क्या? हाँ जी, राइट, हाँ बेटा, परसेंटेज और वो सेम थिंग ही है, बस एक तरीके से ये आप बोल सकते हो कि कम्युनिकेट करने के तरीके अलग अलग हैं, राइट, और चेंज नहीं है उसमें कि अगर परसेंटेज में बोल रहे हो या बेसिस पॉइंट्स में बोल रहे हो। सर इस लाइक एक आप बोल सकते हो, एक और आपकी टर्मिनोलॉजी है कि मुझे अगर परसेंटेज नहीं बोलना है और आपको बेसिस पॉइंट बोलना है, जो कि कॉमनली यूज बेसिस पॉइंट्स ही करते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिस पॉइंट है, हाँ जी, आपका बेसिस पॉइंट है। इसके बाद बाउंस चेक, ओहो सर, बाउंस चेक का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको भी क्लियरिंग हाउस बताया, क्लियरिंग हाउस में क्या हो रहा था कि भाई अगर मान लेते हैं मैंने किसी को चेक इशू करा, यस सर, ठीक है, मेरा एसबीआई में अकाउंट है, ऑल राइट ऑल राइट, और उसका कहां पे था सर, आईसीआईसी में। तो आईसीआईसी वाला मुझसे कांटेक्ट करेगा थ्रू क्लियरिंग हाउस। हाँ, अब मान लो क्लियरिंग हाउस ने एसबीआई को, मतलब जहां पे मेरा अकाउंट है, क्लियरिंग हाउस ने एसबीआई से पूछा कि भाई ये चेक सही है क्या, इसके अकाउंट में पैसे हैं, सिग्नेचर सही है, हाँ। अगर बेटा उन चीज़ों में कुछ भी गड़बड़ हुई, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हुए, मेरा सिग्नेचर गलत है, मैंने ओवर राइटिंग कर रखी है, हाँ, तो वो चेक क्या हो जाएगा सर, बाउंस हो जाएगा, मतलब वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगी। सर वो पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे, हाँ जी, पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। कह रहा है बाउंस चेक इज नथिंग बट एन ऑर्डिनरी बैंक चेक दैट एनी बैंक कैन रिफ्यूज टू एनकैश। भाई एसबीआई बैंक के पास वो चेक आया, लेकिन एसबीआई बैंक ने एनकैश करने से मना कर दिया, क्यों? मेरे सिग्नेचर मैच नहीं हुए या पैसे ही नहीं है, तो एनकैश कैसे होगा? एनकैश का मतलब कि जब एसबीआई बैंक पैसे ट्रांसफर करेगा, बिल्कुल सही बात है, आपने बीआरएस में पढ़ा ही है ना, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर नो सफिशिएंट फाइनेंसेस इन द बैंक अकाउंट, ऑल राइट सर, ऑल राइट, या फिर और सम अदर वैलिड रीजन कि भाई उसका ओवर राइटिंग हो गया, नाम गलत है, फलाना डिंगाना, साइन मैच नहीं हुआ, सिग्नेचर मैच नहीं होता काफी बारी, मुझे याद नहीं है मेरे चेक का सिग्नेचर क्या है, मैंने इशू नहीं करा बहुत टाइम से, ठीक है। ऑल राइट एवरीबॉडी, इसके बाद क्या है, ब्रिज फाइनेंसिंग, ओए होए होए होए, वेरी इंपॉर्टेंट। सर कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी ब्रिज फाइनेंसिंग, अच्छा ठीक है सर, आपका बाउंस चेक, ओहो हो, आपका बेसिस पॉइंट, अच्छा ठीक है सर, उसके बाद आपका बैंक रेट, बचा क्या, अरे रुको ना, उसके बाद आपका सर एटीएम, ऑल राइट, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, सर ये क्या चल रहा है, एडीआर, अच्छा ठीक है, एडमिनिस्टर रेट, अच्छा ठीक है, उसके बाद बस ठीक, हाँ मतलब ऑलमोस्ट सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ के तो हमको सभी जाना, ठीक है। इसके बाद क्या है, ब्रिज फाइनेंसिंग, ओहो हो, अब ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है समझते हैं पहले। एक आपने लोन ले रखा है, शॉर्ट टर्म मान सकते हैं, एक आपने शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है, ठीक है सर, किससे ले रखा है आपने, एसबीआई से लोन ले रखा है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वो लोन जो है वो मेरा एंड हो रहा है, लोन एंडिंग डेट, मतलब मुझे पैसे देने हैं, लोन एंडिंग डेट कब की है सर, लेट्स से 30 सितंबर की, 30 सितंबर 2023 को मुझे क्या करना है, रीपे करना है, अच्छा। और आपने क्या कर रखा है सर, आपने एक और लोन अप्लाई कर रखा है, सर आपने एक और बैंक से लोन अप्लाई कर रखा है, और वो लॉन्ग टर्म लोन है एक तरीके से, ठीक है सर, ये आपका बैंक हो गया, ऑल राइट, ठीक है, लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक है ये, आपने लोन अप्लाई कर रखा है, लेकिन ये जो लोन आपको मिलेगा, सर लोन का जो पैसा मिलेगा, लोन स्टार्टिंग डेट, लोन का जो आपको पैसा मिलेगा, लोन स्टार्टिंग डेट, वो क्या है सर, 1 जनवरी, या मान लो 1 अप्रैल 2024। अब बात ये है सर, सुनो ना, 30 सितंबर को एक लोन आपको रीपे करना है, हाँ जी, और 1 अप्रैल को आपको पैसे वापस मिलेंगे कहीं और बैंक से। पॉइंट ये है कि आपको ना इस टाइम पीरियड में, ये जो आपको 6 महीने दिख रहे हैं, हाँ, इन 6 महीने में भी पैसे चाहिए, सर आपको इन 6 महीने में पैसे चाहिए, हाँ। मान लो सर, मान लो ये आपको जो लोन रीपे करना है, इस लोन को रीपे करने के लिए भी आपके पास पूरे पैसे नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो आपके बीच में गैप आ गया सर, 6 महीने का गैप आ गया, मान लो अगर ये गैप ना होता तो क्या करते आप, आपको यहां से लोन मिलता, हाँ, और ये आप रीपे कर देते, सर तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, एक बैंक से लोन लिया, दूसरा मैंने रीपे कर दिया, लेकिन बीच में गैप आ गया, बात समझ रहे हो, बीच में गैप आ गया, तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए हम क्या बोलते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग। सर अब वो ब्रिज फाइनेंसिंग कैसे होती है, बहुत अलग तरीके हैं। मान लो मैंने इस बैंक से क्या ले लिया, इस बैंक से एक लेटर ले लिया, ओ कि मुझे 1 अप्रैल को पैसे मिल जाएंगे, हाँ जी, हम 1 अप्रैल को इनको लोन सेक्शन कर देंगे, तो इस लेटर की हेल्प से मैंने कहीं से 6 महीने में पैसे जुगाड़ कर लिए।
मैंने कहीं से और बोरो कर लिया, हाँ इसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। तो दो लोन को ब्रिज करना, यस सर यस, जो बीच में गैप आ रहा है उसको फाइनेंस करना, उसको हम बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। जिन बच्चों ने 12th में पढ़ा है मुझे बताओ बेटा आपने क्या पढ़ा था, क्या सेम था या अलग है? देखो देखो देखो, कह रहा है ऑल्सो नोन एज गैप फाइनेंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है, कह रहा है ब्रिज फाइनेंसिंग ऑल्सो नोन एज गैप फाइनेंसिंग। तो ब्रिज फाइनेंसिंग इज अ लोन, ब्रिज फाइनेंसिंग भी बीच का लोन ही है, हाँ यस और नो सर, ब्रिज का लोन ही है। वेयर द टाइम एंड कैश फ्लो बिटवीन अ शॉर्ट टर्म लोन, जैसे मैंने बोला सर बिटवीन अ शॉर्ट टर्म लोन, मैंने यहां से एक मान लो शॉर्ट टर्म लोन लिया था सर, लेट से मैंने क्या लिया था, मैंने एक शॉर्ट टर्म लोन लिया था। अच्छा 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 सर, शॉर्ट टर्म लोन लिया, हाँ जी शॉर्ट टर्म लोन लिया। अच्छा क्या बोल रहा है, कह रहा है ब्रिज फाइनेंसिंग इज अ लोन वेयर द टाइम एंड कैश फ्लो बिटवीन अ शॉर्ट टर्म लोन एंड अ लॉन्ग टर्म लोन इज फिल्ड अप। ओ यही तो बोला मैंने सर, बिटवीन अ शॉर्ट टर्म लोन एंड अ लॉन्ग टर्म लोन इज फिल्ड अप। तो बीच का जो आपका टाइम पीरियड है, जो बच्चे बोले थोड़ा अलग था, तो बताओ बेटा आपने क्या पढ़ा था, एक बार लिखो कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, मैंने आपको क्या बोला कि एक तरीके से जो आपके बीच दो लोन थे, हाँ जी, उन दो लोन के बीच में जो टाइम पीरियड था सर, टाइम पीरियड था, उसको उस बीच में आप लोन ले रहे हो। दोबारा पढ़ो दोबारा पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है गैप फाइनेंसिंग इज अ लोन वेयर दी टाइम एंड कैश फ्लो, 6 महीने का टाइम एंड कैश फ्लो बिटवीन अ शॉर्ट टर्म लोन एंड अ लॉन्ग टर्म लोन इज फिल्ड अप। हाँ जी, ब्रिज फाइनेंसिंग बिगेन्स, एवरीबडी देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है ब्रिज फाइनेंसिंग बिगेन्स एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट लोन। जो आपका पहला लोन था जब वो एंड हो रहा है, ये देखो ये जो आपका पहला लोन एंड हो रहा है 30 सितंबर को, यहां से आपका ब्रिज फाइनेंसिंग वाला लोन स्टार्ट होगा। अच्छा, एंड्स विद द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड लोन। ओ सर, सेकंड लोन के स्टार्टिंग के वो खत्म हो जाएगा। एक तरीके से एवरीबडी, एक तरीके से आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, 6 महीने का बीच में कहीं से लोन अरेंज कर रहे हो। आप ये बोल सकते हो कि आपने एक लोन ले रखा है। अच्छा सर, एक तरीके से आपने एक लोन ले रखा है, ऑल राइट, और एक लोन आपका 6 महीने बाद आपको मिलेगा। इसके बीच में जो आप अपने बिजनेस को फाइनेंस कर रहे होगे, उसको आपने क्या बोला, गैप फाइनेंसिंग। गैप फाइनेंसिंग, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। देयर बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द टू लोन्स इट इज ऑल्सो नोन एज गैप फाइनेंसिंग। अरे मुझे बताओ समझ में आ गया? एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ, क्या आपको समझ में आ गया? गैप फाइनेंसिंग सिंपल सी बात है कि आपने एक शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है, हाँ जी ठीक है, जो उसकी एंडिंग डेट है, और सेकंड जो आप एक लोन एक और ले रहे हो, यस सर, जो उसकी क्या है सर, आपकी बिगिनिंग डेट है, उसके बीच में जो टाइम पीरियड है, जो गैप है, उसको फाइनेंस करना इज कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग। ओ आई होप बेटा ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी आ गया होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश। इंटरेस्ट भी चार्ज होगा बेटा, बिना इंटरेस्ट के कौन सा लोन मिल रहा है आपको, मेरे को भी दिला दो ठीक है। हाँ भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, कैप का मतलब क्या होता है कैप का मतलब क्या होता है, कैप का मतलब होता है लिमिट, मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट, जो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपने बैंक से लोन लिया, वो है आपका कौन सा, फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट। अच्छा सर, बैंक से आपने लोन लिया, अच्छा ठीक है, वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। हाँ जी राइट सर, वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। अब वहां पे रिस्क क्या है, वो रिस्क ये है कि मान लो आपने 10% से लोन लिया, अब भाई 1 महीने बाद अगर बैंक बोले कि सुनो 20% हो गया इंटरेस्ट रेट, फिर क्या करोगे आप? अरे फिर क्या करोगे आप? हाँ, तो इसलिए क्या है, इसलिए एक कैप लगाई गई है। कैप मतलब एक लिमिट लगाई गई है, हाँ, कि आप इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हो, राइट। 10 से 12 15% ठीक है चाहे, और सिमिलरली वो ज्यादा नीचे भी नहीं आएगा, 10 से 8%, हाँ जी लिमिट। तो लिमिट कुछ भी हो सकती है, लेकिन लिमिट होती है, हाँ जी सर, हाँ जी लिमिट होती है। क्या बोल रहा है, अ कैप इज अ लिमिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, that regulates the increase or decrease in the rate of interest and installments of a adjustable rate mortgage। सर एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, यहां पे मॉर्गेज का मतलब क्या है, लोन। मॉर्गेज मतलब मॉर्गेज लोन। अच्छा, कि आपने एक कोई कोलेटरल दिया है, उसके अगेंस्ट में आपने लोन लिया है, उसको बोलते हैं मॉर्गेज लोन, वो तो ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है सर एडजस्टेबल रेट। एडजस्टेबल रेट का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग, कि भाई वो मार्केट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा, मार्केट के अकॉर्डिंग वो फ्लक्चुएट होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज बात ये है कि कैप का मतलब होता है एक लिमिट लगाना, कि भाई आपने लोन लिया था 10% पे, तो ऐसा नहीं होगा कि वो अगले साल 25% हो जाएगा, नहीं, देयर विल बी अ लिमिट, कि मैक्सिमम लिमिट आपका इंटरेस्ट यहीं तक जा सकता है।
देयर विल बी अ मिनिमम लिमिट कि मिनिमम इतना ही फ्लक्चुएट करेगा। हाँ जी, तो उसी गैप में, उसी एक रेंज में वो आपका इंटरेस्ट जो है वो फ्लक्चुएट करता रहेगा। हाँ जी, करता रहेगा। राइट एवरीबॉडी, ठीक है। कैशियर्स चेक, ओ सर कैशियर्स चेक तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ बेटा, हाँ अमनदीप बिल्कुल सही, ठीक है। कैशियर्स चेक का मतलब क्या है? कैशियर्स चेक का मतलब है, देखो एक तो होता है आपका खुद का चेक जो आप चेक इशू करते हो, हाँ, एक होता है कैशियर्स चेक। अब कैशियर्स चेक लिखा तो एक लाइन में है, लेकिन होता बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है तो बताओ मुझे। मान लो बेटा मैं हूं, एक मैं, सर दिस इज मी एंड दिस इज यू, राइट सर, दिस इज मी एंड दिस इज यू, ओके। मैंने आपसे सामान लिया, मैंने आपसे गुड्स परचेज करे, सर कितने के? 10 लाख रुपए के। छोटे मोटे काम नहीं करते बेटा, 10 लाख रुपए के, ओके। मैंने आपको एक चेक दिया, सर मैंने आपको एक चेक दिया, जो आपका नॉर्मल चेक होता है। अच्छा हाँ, जो आपके पास नॉर्मल एक चेक बुक होती है, आपने चेक दिया, अच्छा ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर आप क्या बोल रहे हो कि ना रे बाबा ना, मेरे को ये वाला चेक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कैशियर्स चेक। मतलब सर ये वाला चेक क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बेटा ये वाला चेक तो बाउंस हो सकता है ना, जो आपने चेक दिया है वो तो बाउंस हो सकता है। क्या पता आपने गलत सिग्नेचर कर दी हो, क्या पता आपके बैंक में पैसे ना हो, क्या ये पॉसिबिलिटी है? हाँ सर बिल्कुल है। सर इज देयर अ पॉसिबिलिटी? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अच्छा, तो तो भाई ये कहता है कि कैशियर्स चेक दो। कैशियर्स चेक का मतलब होता है बैंकर्स चेक, बेसिकली जो बैंक इशू करता है। ओ तो क्या होगा? अब होगा ये कि मैं अपने बैंक के पास जाऊंगा और बैंक को क्या बोलूंगा? बैंक, हाँ एक चेक चाहिए। अच्छा, तो बैंक अपने नाम का एक चेक देता है, ये तो आपके नाम का होता है ना भाई, हाँ जी, बैंक के नाम का चेक, हाँ जी। क्यों देगा? वो चेक करेगा कि आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख से ऊपर पैसे होंगे फॉर एग्जांपल, हाँ, तो वो चेक देने को तैयार है। सर वो चेक देने को तैयार है, हाँ, इसको बोलते हैं कैशियर्स चेक, बैंकर्स चेक। अच्छा सर क्यों? क्योंकि जब मैं ये कैशियर्स चेक इसको दूंगा तो बेटा आप हो जाओगे सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है ना, अरे ये तो बैंक का चेक है, ये तो कैशियर्स चेक है, तो मतलब पैसे तो आपको गारंटीड मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, बात समझ रहे हो? देखो देखो देखो, आ जाओ एवरीबडी। सर कैशियर्स चेक का मतलब, द कैशियर्स चेक इज ड्रॉन बाय बैंक ऑन इट्स ओन नेम। ओ माय गॉड सर, क्या बोला इसने? अ कैशियर्स चेक इज ड्रॉन बाय अ बैंक ऑन इट्स ओन नेम, हाँ जी, टू मे, अरे मे नहीं, बहुत टाइपिंग मिस्टेक कर दिए रे बाबा। मेक पेमेंट्स अदर ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ जी, पेमेंट्स टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक कॉर्पोरेशंस एंड इवन इंडिविजुअल्स। तो मेन मतलब क्या है सर इसका? इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैशियर्स चेक का मतलब क्या होता है? इट इज ड्रॉन बाय अ बैंक, बैंक ये चेक इशू करता है अपने ही नाम पे, हाँ जी, राइट, ठीक है भाई, उसका नाम लिखा होता है कि दिस, अच्छा, राइट, और जिसको आपने पे करना है आप उसको ये चेक पे कर सकते हो, हाँ जी, ये चेक आप उसको पे कर सकते हो। एवरीबडी इज दैट क्लियर? फटाफट से बताओ। कैश रिजर्व हो चुका है, हाँ जी हो चुका है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तो बहुत ही आसान होता है। आप मान लो आपने कोई फिक्स डिपॉजिट करी है, नहीं वंशिका, डिमांड ड्राफ्ट अलग होता है बेटा। डिमांड ड्राफ्ट तो आपके चेक की तरह ही काम करता है। डिमांड ड्राफ्ट भी आपके अकाउंट में पैसे होंगे तभी वो ट्रांसफर होंगे, राइट। कैशियर चेक में ये होता है कि बैंक अपने नाम से दे रहा है, मतलब उसके अकाउंट में बैलेंस देख के वो फिर दे रहा है, तो एक तरीके से आपको श्योरिटी हो जाती है कि हाँ अब तो आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। बैंक आपको ट्रांसफर करेगा, तो बैंक आपको ट्रांसफर करता है और बैंक फिर अकाउंट होल्डर के अकाउंट से निकाल लेता है, ऐसा कुछ होता है। बात समझ आ गई? ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीबडी। हाँ जी सर, क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपने मान लो 5 लाख रुपए की एफडी करी है, 5 लाख रुपए की क्या करी है? फिक्स डिपॉजिट, अच्छा एफडी करी है, आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट में बेटा सब कुछ लिखा होता है, क्या? कि आपको 5 साल बाद इतने पैसे मिलेंगे, इतने इंटरेस्ट रेट के बाद मिलेंगे, इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सब कुछ। उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? उसको हम सिंपली बोलते हैं सर क्या? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या बोल रहा है? द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ सेविंग्स डिपॉजिट दैट प्रोमिसेस द डिपॉजिटर। सर वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है तो आपको पता है कि भाई ये पैसे मुझे बैंक देगा ही देगा, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी उसमें डेट लिखी होती है, और इतने इंटरेस्ट रेट पे देगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द सम बैक अलोंग विद द अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट। तो मैंने अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कल ही 5 लाख की एफडी करी, हाँ जी, तो 5 लाख की मैंने एफडी करी 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? लेट्स से सर 3 साल के लिए। अब 3 साल बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे ये उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि 3 साल बाद आपको 5 लाख प्लस इतना इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ जी, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यस,
एवरीबडी ये सुनो, मुझे फटाफट से बताओ, क्लियर है क्या? हाँ जी क्लियर है, राइट सर राइट। उसके बाद है चेक। सर चेक का मतलब क्या होता है? अरे अरे सर चेक का मतलब क्या होता है, बताओ ना बताओ ना। अरे बाबा अरे बाबा, चेक तो क्या ही समझाऊं सर। चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इंस्ट्रक्ट्स द बैंक। अगर आपने चेक इशू करा है तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि भाई साहब हाँ इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, राइट। सो क्या बोला, अ चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट सर राइट, दैट इंस्ट्रक्ट्स द बैंक टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द राइटर्स बैंक। राइटर्स बैंक का मतलब क्या होता है, जो चेक इशू कर रहा है, तो उसके अकाउंट से क्या करेंगे, टू द रिसीवर ऑफ द बैंक, रिसीवर द चेक, उसको ट्रांसफर कर दो। मैंने आपको चेक दिया सर, मैंने आपको चेक दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे आपके पास। हाँ जी आपके पास। जो बच्चे कह रहे हैं छुट्टी कर दो, चलो सी वाला खत्म करते हैं, सी वाला खत्म हो जाएगा फिर छुट्टी कर देंगे। सी फॉर छुट्टी, सी फॉर खत्म, ठीक है। सर क्लियरिंग, अभी क्लियरिंग बताया। अरे सर अभी तो क्लियरिंग बताया, हाँ जी, कि क्लियरिंग ऑफ अ चेक मतलब इज बेसिकली अ फंक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड एट अ क्लियरिंग हाउस। जो क्लियरिंग हाउस पे होता है उसको क्लियरिंग बोलते हैं। यस सर यस। व्हेन ऑल द अमाउंट ऑफ चेक इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पेयर्स अकाउंट एडेड टू द पेयर्स अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि भाई जिसने भी चेक इशू करे हैं, हाँ जी, उसके अकाउंट से पैसे काटे जाते हैं, जिसको आपने चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है जो पे कर रहा है, पे का मतलब जिसको पैसे मिलेंगे उसको पे ही बोलते हैं, ठीक है। क्लियरिंग हाउस हो चुका है, हो चुका है सर, बस खत्म हो गया। अच्छा खत्म हो गया, ओहो हो। कंपाउंड इंटरेस्ट एवरीबडी, सर कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझाऊं क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। सर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सर, कि बेसिकली वहां पे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर साल इंक्रीज हो जाएगा विद द इंटरेस्ट अमाउंट, है ना। तो क्या बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट दैट इज कंपाउंडेड। आपने 100 रुपए डिपॉजिट करवाए, उस पर 10 रुपए का इंटरेस्ट लगा, तो अगली बार जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 110 पे मिलेगा। सिंपल सी बात होती है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सर दैट इज कंपाउंडेड ऑन अ सम ऑफ मनी दैट इज डिपॉजिटेड, बिल्कुल सही बात है। कंपाउंडिंग तो बेटा इज द, हाँ बच्चों ने बोला एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट unlike the simple interest is calculated by taking into consideration the principal amount and the accumulated interest। बिल्कुल सही बात है कि भाई यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया है उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, और इसीलिए आपका प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा, प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा तो इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलता जाएगा। दैट इज कॉल्ड कंपाउंडेड इंटरेस्ट। यस सर यस। अरे डी भी खत्म करा दूं क्या, छोटा सा ही है बेटा एवरीबडी। अरे डी भी खत्म करा दे। डी फॉर सर, डी फॉर डांडिया, चलो 4 5 ही है, 4 5 खत्म करे क्या? पक्का पक्का डी पे खत्म, 4 5 है, 4 5। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, ओके आ जाओ। देखो सर डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है? सर डेबिट कार्ड तो बहुत आसान होता है। क्या? देखो एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। अच्छा सर डेबिट कार्ड का मतलब ये है कि आपके पास एक कार्ड है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, आप पैसे निकाल सकते हो। हाँ जी पैसे निकाल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन शर्त एक ही है। क्या शर्त है? कि आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। एक ही शर्त है ना, हाँ जी, कि आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड ऐसा होता है कि बेशक आपके अकाउंट में अभी पैसे नहीं है, फिर भी आप पेमेंट कर सकते हो। ओ, डेबिट कार्ड का मतलब क्या हो गया सर? डेबिट कार्ड का मतलब हो गया कि आपके पास सर एक कार्ड है, हाँ जी बिल्कुल, प्लास्टिक मनी जिसको हम बोलते हैं, इज एन इंस्ट्रूमेंट, हाँ जी ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो सर, आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, आप पेमेंट कर सकते हो। हाँ द कंडीशन इज कि आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, हाँ जी होने चाहिए, ठीक है। अ डेबिट कार्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट वाज डेवलप्ड विद डिजिटल कैश टेक्नोलॉजी। हाँ जी सर, आजकल तो सब कुछ डिजिटल कैश ही है ना। हम यहाँ पे फिजिकल कैश की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल कैश में ही हो रहा है। आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज करो, डेबिट कार्ड यूज करो, बिल्कुल सही बात है, ट्रांजेक्शन हो जाएगी, फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाते हैं, इसका मतलब दैट इज डिजिटल कैश। ओके ऑल राइट सर, ऑल राइट। देखो ध्यान से, ये जो लाइन लिखी है इसको छोड़ देंगे, यहां लिखा डेबिट कार्ड। सर द डेबिट कार्ड ऑपरेट्स इन द एग्जैक्ट ऑपोजिट मैनर ऑफ द क्रेडिट कार्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आप पहले पैसे खर्च करते हो, उसके बाद आप उसकी बैंक में पेमेंट कर सकते हो। मतलब कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, मैंने 1 लाख रुपए का सामान लिया,
मेरे पास बेशक बैंक में पैसे ना हो, अच्छा मैंने पहले खर्च कर लिए, फिर मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा, फिर मैं उसके बाद पेमेंट करूंगा, हाँ जी पेमेंट करूंगा। ओ, डेबिट कार्ड में क्या होता है, डेबिट कार्ड में पहले आपको बैंक में डिपॉजिट करने पड़ेंगे, पहले आपके बैंक में पैसे होने चाहिए, तभी आप खर्च कर पाओगे। अच्छा बेटा, क्रेडिट कार्ड बड़ा ही ज्यादा खतरनाक हथियार है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंस गए हैं, हाँ जी। क्यों, देखो क्रेडिट कार्ड क्या एक तरीके से बेटा वो है, क्या बोलते हैं, अलादीन का चिराग, कि आपके अकाउंट में पैसे भी नहीं है, फिर भी आप खर्च कर सकते हो। तो क्या होता है, लोगों की खर्चने की जो लिमिट है वो बढ़ जाती है, अरे करो खर्च करो खर्च, पैसे अभी थोड़ी देने हैं, अगले महीने देने हैं, तो आप ज्यादा खर्च करते हो, और जब उसको पेमेंट करने की बारी आती है तो बेटा हवा निकल जाती है, राइट। और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, अगर आपने टाइम से पेमेंट नहीं करी तो इंटरेस्ट का रेट इतना ज्यादा हाई होता है कि बस आप गए आप गए, हाँ जी बिल्कुल सही। तो क्रेडिट कार्ड मेरे पास तो है ही नहीं, मैं यूज ही नहीं करता, ठीक है। तो डेबिट कार्ड क्या होता है, बैंक में पैसे हैं तभी खर्च कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, राइट एवरीबॉडी, ओके। डिपॉजिट स्लिप मैं आपको बता ही रहा था अभी, डिपॉजिट स्लिप का मतलब क्या होता है, जब आप बैंक में जाते हो सर, जब आप बैंक में जाते हो, हाँ जी, पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए, यस, आपको एक स्लिप फिल करनी होती है, बिल्कुल, आपको लिखना पड़ता है कि आप कितने पैसे डिपॉजिट करवा रहे हो। अ डिपॉजिट स्लिप इज अ बिल ऑफ आइटमाइज्ड नेचर। सर ये आइटमाइज्ड नेचर का मतलब क्या होता है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है आइटम बाय आइटम, कि 500 रुपए के कितने नोट आप डिपॉजिट करवा रहे हो, 1000 के कितने नोट डिपॉजिट करवा रहे हो, 2000 के कितने नोट डिपॉजिट करवा रहे हो, 10 के कितने नोट है, 20 के कितने नोट है, ये आपको देना पड़ता है सब कुछ आइटम बाय आइटम। अच्छा, एंड डिपिक्ट्स द अमाउंट ऑफ पेपर मनी, फिजिकल मनी, कॉइन्स एंड द चेक नंबर्स दैट आर बीइंग डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक अकाउंट, राइट, ऑल राइट एवरीबॉडी, ठीक है ठीक है ठीक है। सर मेरी डी 15,000 की थी पर 1 लाख की हो गई ड्यू टू इंटरेस्ट, अरे बाबा इधर आ जाओ, हाँ जी सर इधर इधर मजाक कर रहा हो, ठीक है। सर डिपॉजिटर का मतलब क्या होता है, डिपॉजिटर इज वेरी वेरी आसान, सर वेरी वेरी आसान, क्या, जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है उसको डिपॉजिटर कहते हैं। द पर्सन हु डिपॉजिट्स द मनी इनटू द बैंक अकाउंट इज कॉल्ड अ डिपॉजिटर। वाह भाई वाह, सर जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करेगा उसको डिपॉजिटर बोलेंगे। अब उसके बाद बेटा ये 3 टर्म्स है, एक बोल रहा है डेट का सेटलमेंट, डेट का रीपेमेंट, डेट का रिकवरी, बस ये करेंगे और उसके बाद छुट्टी। सर ये 3 अलग अलग टर्म्स आपके क्या है, देखो सिंपल, डेट का मतलब आपने लोन ले रखा है, आपने पैसे बोरो कर रखे हैं, अच्छा ठीक है। डेट रिपेमेंट क्या होता है, सबसे आसान, डेट रिपेमेंट का मतलब होता है जो आपके पास डेट है, जो आपके पास पैसे आपने बोरो कर रखे हैं उसकी रिपेमेंट करना, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप रीपे कर रहे हो, हाँ जी उसको आप रीपे कर रहे हो। तो डेट रिपेमेंट इज द टोटल प्रोसेस रीपेमेंट, सारा का सारा पैसा आपने रीपे कर दिया, हाँ जी सारा पैसा रीपे कर दिया। 1 मिनट में आपसे ना एक बात बोलना चाहूंगा कि जो ये बच्चे आजकल चैट सेक्शन में ज्यादा ही बातें कर रहे हैं, एग्जाम बेटा पास आ रहे हैं, ठीक है, और फिर आप क्या बोलते हो सर ये दोबारा समझा दो, बात समझ में आई, तो चैट पे थोड़ा ध्यान कम देंगे और क्लास पे थोड़ा सा ज्यादा देंगे। आपस में बात करनी है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आराम से वहां पे बात करो, ठीक है। डेट रीपेमेंट का मतलब क्या है सर, डेट रीपेमेंट का मतलब है कि डेट रीपेमेंट इज द टोटल प्रोसेस रीपेमेंट ऑफ अ डेट अलोंग विद इंटरेस्ट, जितना पैसा आपने रीपे करना था सर वो सारा का सारा आपने रीपे कर दिया, कुछ पैसा नहीं छोड़ा है। मैंने अगर 1 लाख रुपए 10,000 का इंटरेस्ट सब पे कर दिया, हाँ जी सब पे कर दिया, ठीक है। समटाइम्स कंसोलिडेशन दैट इज प्रोवाइडेड इज ऑल्सो इंक्लूड इन द डेट रीपेमेंट। सर ये कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली बात क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने मान लो मल्टीपल लोन्स रखे हैं, एक नहीं है एक से ज्यादा लोन ले रखे हैं, अच्छा ठीक है, उसको आपने एक साथ रीपे कर दिया, ऐसा कुछ होता है, यस सर, सारे लोन को कंसोलिडेट करके एक साथ रीपेमेंट कर दिया आपने, तो वो बोल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात है कि डेट रीपेमेंट का मतलब होता है कि जब आप पूरा का पूरा डेट, हाँ जी, अलोंग विद द इंटरेस्ट रीपे कर देते हो, हाँ जी रीपे कर देते हो, अच्छा ठीक है। उसके बाद आता है सर डेट सेटलमेंट। अब डेट सेटलमेंट क्या होता है कि आपने लोन लिया, हाँ जी ठीक है, उस पर आपको इंटरेस्ट रीपे करना है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको समझ में आ गया कि आप ये लोन रीपे पूरा का पूरा नहीं कर पाओगे, आपकी इनकम कम हो गई है, फॉर एग्जांपल सर कोविड के केस में ऐसा बहुत हुआ था, आपकी इनकम वगैरह कम हो गई है, तो आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को बोलते हो कि बैंक सुनो 1 लाख पे आपने 12% का इंटरेस्ट बोला है, हाँ जी मैं ये 1 लाख रुपए तो पूरे पे कर ही नहीं पाऊंगा आपको, और 12% का भी इंटरेस्ट पे नहीं कर पाऊंगा, प्लीज थोड़ा बहुत कम कर दो। देखो बेटा थोड़े कम में सेटलमेंट हो जाए तो अच्छा, तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो सर, एक तरीके से आप उनके साथ नेगोशिएशन करने जाते हो कि यार थोड़ा बहुत सेटलमेंट करो, 1 लाख छोड़ो
मैं आपको 80,000 दे सकता हूं और 10% के इंटरेस्ट रेट पे। बोलो मंजूर है? नहीं तो कुछ टाइम बाद मैं वो भी नहीं दे पाऊंगा। समझ रहे हो? कह रहा डेट सेटलमेंट इज अ प्रोसीजर वेर इन द पर्सन इन डेट wherein a person in debt negotiates द प्राइस, जो प्राइस मतलब जो आपका लोन का प्राइस है, लोन का जो अमाउंट है, द प्राइस विद द लेंडर ऑफ अ लोन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंस्टॉलमेंट्स। भाई इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कम कर दो, मैं इतना इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकता हूं। द रेट ऑफ रीपेमेंट, इंटरेस्ट का रेट कम कर दो। हाँ जी। और फिर क्या बोलता है, जब वो आपका मान लो सेटल हो गया तो क्या बोल रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं फटाफट से रीपे कर दूंगा। जो अमाउंट आपने अब क्या करा है, नेगोशिएट करा। आप क्या बोल रहे हो कि भाई मैं अब फास्ट एंड गारंटीड रीपेमेंट कर दूंगा, ये मेरा वादा है। तो डेट सेटलमेंट में बेसिकली क्या हो रहा है सर, डेट सेटलमेंट में बेसिकली आपका नेगोशिएशन हो रहा है, राइट। मान लो आपके पास कोलेटरल नहीं है सर, सारे लोन पे कोलेटरल नहीं जाती है, आपको पता भी है, ठीक है सर। ज़्यादा कोलेटरल नहीं है, कोलेटरल उतना सफिशिएंट नहीं है, आपको पता है कोविड चल रहा है या जो भी चीज़ें, हाँ नेगोशिएशन हुआ और उसके बाद ये सेटलमेंट हो गया, हाँ सेटलमेंट हो गया, उसको हमने क्या बोला, डेट सेटलमेंट। उसके बाद है डेट का रिकवरी, सर इसको बोलते हैं वसूली करना, ठीक है सर, ये वसूली, हाँ कि भाई ये सामने वाला बंदा बिल्कुल भी पैसे देने को तैयार नहीं है, अब इसका जितने भी कोलेटरल हैं सबको बेचेंगे। अच्छा सबको बेचेंगे, ऑल राइट सर, ऑल राइट, और पैसा रिकवर करेंगे। सर पैसा रिकवर करेंगे, हाँ जी बिल्कुल। कह रहा है डेट रिकवरी इज द प्रोसेस दैट इज इनिशिएटेड बाय द बैंक्स। इनिशिएटेड कौन कर रहा है, इनिशिएट मतलब कौन शुरू कर रहा है, बैंक्स। अच्छा, बाय वेरियस प्रोसीजर्स लाइक डेट सेटलमेंट और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर डेट का सेटलमेंट करना है तो करो, नहीं तो आपकी कोलेटरल बेचेंगे। फॉर एग्जांपल सर आप अपना इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे, अच्छा राइट, इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हो, तो बैंक आपसे कम्युनिकेट करेगा कि भाई क्या हो गया। फिर आप बताओगे कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं बचा है, अच्छा बिजनेस में लूट गया, स्टॉक मार्केट में डूब गया, ड्रीम 11 पे डूब गया, जो भी है, अच्छा ठीक है मेरे पास उतना पैसा नहीं बचा है, तो फिर बैंक आपसे सेटल करने की कोशिश करेगा। अच्छा क्या करेगा सर, सेटल करने की कोशिश करेगा। अगर वो सेटलमेंट भी नहीं होता फिर वो आपके एसेट बेच के जितना पैसा रिकवर कर पाएगा उतना पैसा रिकवर कर पाएगा। तो तीनों में डिफरेंस है। डेट रिपेमेंट बढ़िया सिचुएशन है, सारा पैसा रीपे कर दिया। सेटलमेंट करना कि थोड़ा बहुत आपने नेगोशिएशन किया और बाकी आप पूरा पैसा रीपे करने को तैयार हो। और रिकवरी, हाँ जी, रिकवरी में क्या होता है कि भाई आपने सेटलमेंट भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, पैसे नहीं दे पा रहे हो, एसेट को बेच दिया जाएगा, कोलेटरल को बेच दिया जाएगा और पैसे रिकवर किए जाएंगे। मुझे बताओ बेटा क्या यहां तक क्लियर है? ज्यादा नहीं है बैंकिंग, कल की क्लास में खत्म है, 2 पेज और है बस बस। हाँ जी बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये चैप्टर जैसे मैंने आपको कहा था कि 10 क्लास लेता है, तो 10 क्लास में ये चैप्टर अलोंग विद द एमसीक्यूज हमारा खत्म हो जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछो। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमारा कवर हो चुका है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये काफ़ी डिटेल्ड होती हैं, लेकिन अभी हमको उतना डुबकी नहीं मारनी है, ठीक है, थोड़ा बहुत नहा लिया बस बहुत है, ठीक है। तो बाकी हम डिस्कस करेंगे कल, कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई डाउट नहीं होगा तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि बीसी की क्लास आपकी कैसे चल रही है, क्या आपको मज़ा आ रहा है, क्योंकि मज़ा आना चाहिए, मज़ेदार सब्जेक्ट है। जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। दूसरों के केयर करोगे तो आपका बेटा अच्छा ही होगा, दूसरों का भला करोगे आपके साथ भला ही होगा ना। हाँ जी, बाकी ठीक है, बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय।